जय हिंद, मैं सौरभ और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं 14 जनवरी के सेट सोल्यूशन में। यहाँ पे गलती से 14 जनवरी 2020 लिखा गया, ये 2021 है, ठीक है। और बढ़िए अपने पहले प्रश्न की तरफ। आपका पहला प्रश्न शुरू होता है प्रश्न संख्या 41 से। तो आप सभी अपना सेट सामने रख लेंगे और जिनके पास सेट नहीं है उनके लिए मैं प्रश्न लिखता चल रहा हूँ, तो वो अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठेंगे, ठीक है, ताकि उन्हें सॉल्व करने में आसानी होगी। और आप भी मेरे साथ साथ उस प्रश्न को लिखते चलिए टिल लास्ट तक, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि रूट अंडर 48 माइनस रूट अंडर 45 है, तो उसका वर्गमूल क्या होगा। अब जैसे ही वर्गमूल का, तो एक बात आपके दिमाग में चलना चाहिए क्या, कि मुझे इसके ऊपर जो प्रश्न दिया उसके ऊपर रूट लगाना पड़ेगा। इतनी बात दिमाग में चलनी चाहिए। जब ये बात चली उसके बाद आप रूट 48 को और रूट 45 को तोड़ने का प्रयास कीजिए। और रूट 48 को अगर तोड़िएगा तो 16 गुणे 3, 16 से 16 अगर बाहर आएगा रूट के तो हो जाएगा 4 रूट 3। 16 48 को तोड़िएगा तो उसी तरह से 45 को तोड़िएगा तो आएगा 9 गुणे 5, जिसमें से कि 9 का 3 बाहर आ जाएगा वर्गमूल से, ठीक है, अंदर में रूट 5 रह जाएगा। अब एक काम और भी आप करेंगे, एक बात बताइएगा आप हमें कि ये तो रूट के अंदर है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। हम इन दोनों में से किस में से, ये जो हमने तोड़ा है 4 रूट 3 और 3 रूट 5, ठीक है, इसमें से अगर रूट 3 कॉमन ले लें, रूट 3 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा। जैसे 4 रूट 3 से रूट 3 कॉमन ले तो 4 बच गया। अब देखिए अंदर में क्या है कि 3 रूट 5, इसमें से अगर मैं रूट 3 कॉमन लूंगा तो बचेगा रूट 15। कितना बचेगा, रूट 15, क्योंकि बाहर वाले 3 से अगर एक रूट निकाल लिए तो एक रूट बचेगा, तो रूट 3 गुणे रूट 5 बचता है और उसी को गुणा कर दिएगा तो रूट 15 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए ये जो आज का प्रश्न है वो बहुत अच्छा प्रश्न है। मानता हूं कि आने वाले एग्जाम्स में इतने टफ प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन इसी के बीच से प्रश्न आएंगे, ये तय है, ठीक है। और हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले, एक ऐसा प्रश्न आएगा नहीं आएगा, ठीक। प्रश्न टफ आ सकते हैं, इसलिए आप एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने एक एक प्रश्न में जहां जहां प्रश्न बन सकता है, जहां जहां उसकी संभावना है, उन चीजों तक को मैंने डिस्कस करा है, ठीक है। तो अब यहां के बाद हमने क्या करा कि यहां पे बढ़े, यहां पे बढ़ के क्या किया मैंने कि अब एक बात हमने आपको बताया था कि हम सेम नंबर से नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वही मैंने रूट 3 में ऊपर 2 से और नीचे 2 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो मुझे रूट 3 बटे 2 गुणे 2 मिला और अंदर में मेरे पास क्या था 4 रूट 15, जो 4 रूट 15 यहां मैंने लिख दिया, ठीक है। अब एक बात बताइए, मैंने क्या किया, इस 2 को जो ऊपर में गुणा में लिखा है उसको अंदर में गुणा करा दिया। इसीलिए देखिए मेरा यहाँ पे बचा रूट 3/2 और अंदर में गुणा कराया तो 4 दूना 8 और 2 रूट 15 हो गया। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे वर्गमूल निकालना, और वर्गमूल निकालना है तो मेरा टारगेट है कि अंदर में होल स्क्वायर सेट हो जाए, क्योंकि जैसे ही अंदर में होल स्क्वायर सेट होगा वर्गमूल बहुत आसान हो जाएगा। अब बताइए 4 के स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है 4, क्योंकि अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर हटा वर्गमूल हट जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे जब जाएंगे तो 8 माइनस 2 रूट 15, 2 रूट 15 आपको दिखते ही थोड़ा सा तो जरूर समझ में आया होगा एक बात, क्या कि हम इसको, मैं तो इसको देख रहा हूं 2ab के टर्म में। जैसे ही मुझे 2 रूट 15 दिखा, मेरा दिमाग तो काम कर रहा है कि 2 रूट 15 नहीं है ये, बल्कि ये मेरे लिए 2ab है। क्या है, 2ab है। क्यों, क्योंकि मैं समझ रहा हूं इस बात को कि वर्गमूल निकालना है तो अंदर मुझे होल स्क्वायर लाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप भी ये चीज सोचेंगे तब जाकर के ये प्रश्न बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे 3 रूट 2 पहले से था, 3/2 वो लिख दिया हमने कहा कि हम इसको 2 रूट 15 को 2ab के टर्म में देख रहे हैं, तो 2 के लिए 2 लिख लिया, ठीक। रूट 15 को कैसे तोड़े भाई, तो रूट 15 को हमने तोड़ दिया रूट 3 और रूट 5 के टर्म में, गुणा करने में 15 भी हो जाता है। अब बहुत लोग कहेंगे कि सर एक काम काहे नहीं किए कि रूट 14 और रूट 1 कर लेते, सॉरी रूट 15 और 1 कर लेते, वैसे भी रूट 15 आ जाता है। बिल्कुल मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन एक बात बताइए कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो यहां पे भी तो मुझे ध्यान देना, मैं इसको जो 8 दिया उसको भले ही आप 8 समझ रहे हैं, मैं तो उसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू समझ रहा हूं। क्यों, क्योंकि मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए। यहां माइनस दिया इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होता है माइनस का 2ab, ठीक। तो 2 रूट 15 को तो मैं समझ रहा था क्या 2ab, तो इसको भी मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समझ रहा था, किसको 8 को। आप भी करके मेरे साथ देखिए ना, a को मैं कहा ना रूट 5 समझ रहा हूं और b को रूट 3 समझ रहा हूं मैं, तो उसी तरीके से a की जगह पे आप रूट 5 का स्क्वायर करके देखिए 5 आ जाएगा
और b के स्क्वायर पे √3 करके देखिए, √3 का स्क्वायर 3, तो 5 + 3 देखिए जोड़ने पे 8 आ गया। तो अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तब तो आप बहुत सही जा रहे हैं, अगर नहीं समझ रहे हैं तो आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि प्रश्न बोलता नहीं है, प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें जाना पड़ता है। वही काम देखिए मैंने यहां पे करा क्या कि √3/2 बाहर है, इसलिए बाहर मैंने उसका तो वैसे ही रख दिया। देखिए यहाँ पे a² b² - 2ab मैंने तोड़ा, जो अभी मैं आपको बताया। अब यहाँ से a² + b² - 2ab फॉर्मूला होता है किसका, a - b का होल स्क्वायर। a की जगह पे कौन है √5, b की जगह पे कौन है √3, तो √5 - √3 का होल स्क्वायर हमने कर दिया। ऐसा क्यों करा, क्योंकि ऐसा करने से हमें अंदर इस टोटल का वैल्यू किसका, इस टोटल का वैल्यू इतना हो गया, कौन a - b का होल स्क्वायर। अब देखिए ये रूट से बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, √5 - √3, ये रूट से बाहर निकल गया। ये लोग जो हैं √3/2 ये अभी रूट के अंदर ही है। देखिए जो 3 है इस पे दो रूट लगा हुआ है, एक रूट ये एक रूट ये, तो एक रूट का मान होता है हाफ, तो 2 रूट का मान कितना हो गया, 2 बार हाफ, तो कितना हो गया 1/4। इसीलिए हम जब इसको बाहर लिख रहे थे हमने लिख दिया 3 का पावर 1/4। 3 का पावर 1/4 का मतलब आप समझते हैं कि 3 जो है उसके पावर में 1/4 है, ठीक है, यानी ऐसे, या इसी को आप एक तरह से और भी लिख सकते हैं √3, ठीक है, √3 ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका मतलब भी यही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 इसके अंदर छिपा हुआ है, 2 इसके अंदर छुपा हुआ है, दोनों गुणा कीजिएगा √4, ठीक। तो ये बात समझ में आ रही है आपको। अब यहां से वो लिख दिया, 2 अकेले अलग था, ऊपर वाले रूट में नहीं है, सिर्फ एक रूट में, इसलिए एक बार रूट चढ़ाया मैंने इस पे, देख लीजिए, उसको लिखा और इस तरीके का आपका आंसर दिया था, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा। समझ में आ रही है मेरी बात, नहीं समझ में आ रही है तो दोबारा सुनिए, दोबारा देखिए, 2-3 बार देखिए, आपके लिए वास्तव में देखिए टफ क्वेश्चन क्या करते हैं, आपके दिमाग को डेवलप करते हैं, इसलिए आप इस प्रश्न से कतई नहीं हिचकेंगे, ठीक है। ये नहीं सोचिएगा अरे यार ये सब तो आता ही नहीं एग्जाम में, ये हम नहीं डिसाइड कर सकते कि क्या आता है क्या नहीं आता है, और जो सबको नहीं आता वही तो हम बना करके मेरिट की तरफ पहुंचते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि हमारे पास दूसरा प्रश्न, ए और बी मिलकर काम करने में जितना समय लगाते हैं, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक समय लगता है, ठीक है, और बी को अकेले वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगता है। कितना, 16 दिन अधिक लगता है। वे दोनों मिलकर काम करें तो काम को पूरा करने में कितना दिन लेंगे, ऐसा पूछा प्रश्न में। यानी ध्यान देंगे कि ए और बी अगर दोनों को मैं कहूं कि एक साथ काम करो तो वो कितना दिन लेंगे, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। हमने मान लिया कि अगर दोनों को मैं काम करने के लिए कहूं तो x दिन लेंगे, कितना दिन, x दिन, ठीक। अब एक बात आप हमें बताइएगा क्या कि सर हम प्रश्न में कहा कि ए किसी काम को जब करता है तो ए और बी जितना दिन में कर सकते हैं उससे 4 दिन ज्यादा लेता है, तो ए और बी x दिन में करते हैं तो ए कितना दिन में, x + 4। उसी तरीके से b जितना दिन में a और b मिल करके कर सकते हैं उससे 16 दिन ज्यादा लेता है, अगर अकेले करेगा तो x + 16। आ रही बात समझ में। अब देखिए हमने आपको क्या बताया कि a अगर 15 दिन में करता है, b 12 दिन में करता है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम। तो अब एक बात बताइए कि अगर यहाँ 15 ना होकर 5 होता और यहाँ 2 होता तो इसका एलसीएम कितना हो जाता है, 10, क्योंकि 5 और 2 किसी से नहीं घटता। उसी तरीके से x + 4 और x + 16 का एलसीएम एज इट इज x + 4 × x + 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। अब देखिए 5 में भागा मारते हैं 10 से 2, ठीक, यानी एक दिन में 2 काम। उसी तरीके से टोटल काम है भैया कितना, x + 4 × x + 16, और उसको करने में कितना दिन लगा, x + 4, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो x/4 से भाग मार देगा तो x/4 कट जाएगा, यानी कि एक दिन में वो काम करता होगा कौन, a, कितना, x + 16, कितना, x + 16। उसी तरीके से b x + 16 दिन लेता है इस टोटल काम को करने में, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो टोटल काम में x/16 से अगर भाग मार देंगे तो आएगा x + 4, यानी कि एक दिन में b कितना काम करता है, तो x + 4। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब एक बात आप हमें बताइए कि टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क सर x + 4 × x + 16 है, हमने वो लिख दिया। a और b एक दिन में कितना काम करते हैं,
ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? तो सर ए एक दिन में x प्लस 16 करता है, कितना? x प्लस 16 करता है। और बी कितना करता है भाई? तो एक दिन में x प्लस 4 करता है, यानी दोनों एक दिन में कितना करते हैं? तो 2x प्लस 20 करते हैं सर। कितना करते हैं? 2x प्लस 20। अब एक बात बताइए कि टोटल वर्क में 2x प्लस 20 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि काम A और B मिलकर के कुल कितने दिन में खत्म करेंगे। बिल्कुल, लेकिन प्रश्न में कहा है कि एक से दिन में खत्म करते हैं, इसलिए बराबर x लिख दिया मैंने। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब देखिए इसके बाद ऊपर वाले को सॉल्व कीजिएगा, नीचे वाले को सॉल्व कीजिएगा। ठीक, तो ऊपर वाला अगर मल्टीप्लाई करेगा तो x स्क्वायर, फिर x का 4 के साथ 4x, फिर 16 का x के साथ 16x, तो 16 और 4 मैंने डायरेक्ट 20x लिख दिया। फिर 16 और 4 का कीजिएगा 64, यानी ऊपर वाले को गुणा करने पे इतना आएगा। ठीक है, और ये 2x प्लस 20 को इधर ले गए हम, तो 2x और x का 2x स्क्वायर और 20 प्लस x 20x हो गया। कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा x बराबर कितना दिन? कितना दिन? कितना दिन? 8 दिन। क्लियर है कैसे? क्योंकि 20 से 20 तो कट जाएगा सर। ठीक है, और 2x स्क्वायर और x स्क्वायर अगर इधर उधर कीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 64, तो x बराबर आ जाएगा 8। इतना तो पता ही है आप सभी को। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 43 की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न 43 देखिए क्या है कि प्रश्न में हमें दिया हुआ था कि एक लंबवृत्तीय शंकु की h ऊंचाई कितनी है? h, और उसके वृत्तीय आधार की त्रिज्या r क्रमशः कितने कितने? तो कह रहा है कि ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। कितना है? 9 सेंटीमीटर है, जबकि उसकी त्रिज्या कितनी? एक बार फिर से प्रश्न देखिए। एक लंबवृत्तीय शंकु की h और उसके वृत्तीय आधार की त्रिज्या r है, जो क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दिया है। शंकु को उसके आधार के समांतर एक तल द्वारा दो भागों में काटा गया। शंकु के छिन्नक का आयतन 44 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, छिन्नक के ऊपरी वृत्तीय पृष्ठ की त्रिज्या क्या है? ये हमसे प्रश्न में पूछा हुआ। अब मैं प्रश्न को आपके लैंग्वेज में समझाता हूं। छिन्नक यानी बाल्टी हम अपने भाषा में समझे तो कहते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में फ्रस्टम कहते हैं। अब देखिए पहले क्या है, एक शंकु था, ऐसे शंकु रहता है ना, देखिए तो ऐसा त्रिभुजी टाइप का ऐसा शंकु रहता है, ये रहा, ऐसे हम लोग शंकु बनाते हैं नॉर्मली। ठीक है, कह रहा है कि यहां से काट दिया मैं, तो काटेगा तो ऐसा ही ऊपर भी सरफेस दिखेगा ना? बिल्कुल दिखेगा, तो वही मैंने यहाँ पे वो फोटो बनाया। अब देखिए ये बाल्टी की तरह नहीं दिख रहा, अगर उलट दीजिए जो घर में बाल्टी रहता है तो वैसा नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक, उसमें कहा प्रश्न में क्या कि नीचे वाली जो त्रिज्या है वो तो उसको पता है, ऊपर वाली त्रिज्या नहीं पता है, हाइट भी पता है, हाइट भी पता है, तो इतना पता है। तो कहा कि उस बाल्टी का आयतन बताइए। आयतन का मतलब पता है क्या होता है कि उसमें कोई भी सामान डाले तो कितना अटेगा, वही आयतन है। अगर पानी भर रहे हैं तो टोटल पानी कितना लीटर भरेगा, वो उसका आयतन है। वही आयतन हमसे जानना चाहता है प्रश्न। बात समझ में आ रही है ना? तो अब एक बात बताइए आप कि प्रश्न में हमें दिया हुआ है क्या कि सर छिन्नक का आयतन क्या होता है? आपको पता है छिन्नक का आयतन? ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। छिन्नक का आयतन डायरेक्ट कभी कभी तो पूछ देता है। तो छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई h इंटू बड़ा आर का स्क्वायर प्लस छोटा आर का स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर। ठीक, ये फॉर्मूला मैं कभी आगे आपको प्रूफ भी करा दूंगा। ठीक, अब देखिए पाई का वैल्यू 22/7, h दिया हुआ है 9, उसको लिख दिया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर, बड़ा आर इंटू छोटा आर। यहां से जब कैलकुलेट करेंगे आप तो 1 मिनट, 22/7 और h का वैल्यू कितना था? 9 था, ये 3 था। ठीक है, सही है। तो यहां देखिए एक 9 छूट गया गलती से। ऐसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको सुधारते हुए, तो यहां से आपको एक इक्वेशन मिलेगा। ठीक, और उसी इक्वेशन से आगे होते हुए जब आप बढ़ेंगे तो आपको इसी वजह से ध्यान देंगे कि इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ा गया। यहाँ जो मैं एक 9 लिखना था वो 9 मेरे से मिस्टेक से छूट गया, जिसकी वजह से इसको कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन आ गया। ठीक, मैंने इसको ध्यान में नहीं दिया। आपको देखिए क्या करना है कि आपको इस फॉर्मूले पे, अब इसको यहाँ से सुधारा तो जा नहीं सकता, आप क्या करेंगे 1/3 पाई की जगह पे 22/7 रखिएगा। h की जगह पे हाइट दिया हुआ है, हाइट दिया 9 सेंटीमीटर, तो h की जगह पे एक 9 छूट गया मेरे से यहाँ पे, उसी 9 को आप गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, यानी बाहर इधर 9 गुणा लगा लीजिए। ठीक, और प्लस 9 है प्लस 3r प्लस r स्क्वायर है। अब यहां से जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा
तो ये 9 जो है वो 9 ही सिर्फ नहीं रह जाएगा, 9 81 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा इधर से, यानी कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, ठीक है, सिर्फ वैल्यू रखिएगा, डायरेक्ट बन जाएगा। और अगर नहीं बना तो मुझे बताइएगा, ठीक। अगला प्रश्न है 44। प्रश्न संख्या 44 है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 बराबर 2 इंटू वाई माइनस एक्स, देन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान क्या होगा, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2, ये प्रश्न जो दिया हुआ है 2 इंटू वाई माइनस एक्स हो तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान हमसे पूछा हुआ है, यही पूछा हुआ है, ठीक है। तो जब ये पूछा हुआ है तो एक काम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसको बनाने का 2 तरीका है, आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं छोटा सा, ठीक है। और वो ट्रिक क्या है तो वो मैं आपको देखिए बहुत इजी बता देता हूं कि जब भी बराबर के इधर 2 टर्म दिया हुआ y और x, z दिया ही नहीं है, तो अब z को मान लीजिए कि कुछ है ही नहीं सर, z 0 है, z को भूल जाइए, z प्रश्न में है ही नहीं। तो जब यहां से z हटा z 0 तो यहां से भी हट गया, यानी हमको अब क्या निकालना है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू निकालना है, सिर्फ इतनी बात समझ में आ रही है। अब आप एक बात अगर समझ पा रहे होंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर, अगर इधर से 2 को x में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे आप, 2 को x में इधर यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो माइनस 2x हो रहा होगा, और बराबर के इधर लगेगा तो आ जाएगा प्लस 2x, और इस 2 में से हम 1 अपने 1 से ले लिए तो प्लस 1, तो 1 का हमने 1 स्क्वायर लिख लिया। अब एक बात बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, मैंने यहां y ले लिया, ठीक है। तो एक बात बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये फॉर्मूले पे जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है सर, यानी हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या, और बराबर इधर वाला सब कुछ आ जाएगा तो इधर बराबर 0 रहेगा। तो एक बात बताइए, x जब हमारा होल स्क्वायर उधर गया तो वो तो खत्म, तो x बराबर आ गया -1 आ गया। वैसे ही y को कैलकुलेट कीजिएगा तो y बराबर भी आ जाएगा कितना, y बराबर आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। अब आपको मैं ट्रिक ही बताना चाहता हूं, देखिए वो ट्रिक क्या था, वो ट्रिक ये है, वो ट्रिक क्या है, तो वो ट्रिक ये है कि y का कोफिशिएंट उसके ठीक बगल वाला होता है, तो y के बगल में कुछ नहीं है यानी 1 है, 2 को मत समझ लीजिएगा कि कोफिशिएंट है सर, ये 2 ब्रैकेट के बाहर है, y के जस्ट सटे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और x के सटे कुछ नहीं है तो क्या है -1 है, क्या है -1 है। तो आप x का वैल्यू डायरेक्ट -1 रखिए और y का वैल्यू डायरेक्ट 1 रखिए, आपका आंसर एकदम सही आएगा, ठीक। कब, जब यहां पर ब्रैकेट के बाहर 2 दिया हुआ हो, तब क्या दिया हुआ हो, 2 दिया हुआ हो तब। एक तरीका तो ये हो गया आपको बनाने का। दूसरा तरीका क्या है कि दूसरा जो मैंने बेसिक से आपको बताने का प्रयास किया, हमने यहाँ पे x बराबर -1, देखिए -1 ही लास्ट में आया, तो x बराबर -1 और y बराबर 1 और डायरेक्ट पुट किया, मेरा आंसर यहाँ से 0 आया और वही होगा भी। दूसरा बेसिक से जाने का तरीका क्या है कि एक्स स्क्वायर, इधर से मैं इसको मल्टीप्लाई कराया था, -2x आया था, इस किनारे लाया हूं बराबर के तो प्लस 2x, और 2 को मैं 2 भाग में बांट दूं 1 1 करके, तो 1 यहां लिख लिया मैंने, प्लस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर रहने दिया, ठीक है। अब 2 को देखिए y से यहां मल्टीप्लाई कराया तो 2y, लेकिन बराबर के इधर लाया तो -2y, और यहां का 1 बचा हुआ है तो 1 यहां लिख दिया, ठीक। तो +1 बराबर, अब इधर तो कुछ बचा नहीं तो बराबर 0 लिखा, फिर इधर एक्स स्क्वायर प्लस xx प्लस 1, तो अगर वही इसको गुणनखंड की तरफ तोड़िए तो भी, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर अगर आप समझ पा रहे हो तो डायरेक्ट यहां से लिखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको लिख लीजिए, और प्लस यहां से भी लिखिए y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या 0। अब देखिए इसको और इसको जोड़ने पर 0 आना चाहिए, ऐसे तभी तो इधर बराबर 0 होगा। तो वही हमने किया कि x प्लस 1 बराबर 0 मान लिया, y माइनस 1 बराबर 0 मान लिया, तो x बराबर -1 आ गया और y बराबर +1 आ गया, वही वैल्यू हमने रख दिया, आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको बनाने के 2-3 तरीके हैं, आपको जो सूटेबल लगता है उससे बना लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 45 की तरफ। दिया हुआ है कि x बराबर r cos थीटा इंटू cos फाई, y बराबर r cos थीटा इंटू साइन फाई, और z बराबर r sin थीटा हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान क्या होगा, यही पूछा है। अब एक बात यहां से आप और भी ध्यान दीजिए, क्या कि सर ये जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान पूछ रहा है, एक्स का मान कितना दिया, तो एक्स का मान दिया इतना, एक्स का मान कितना दिया है, तो एक्स का मान दिया इतना, y का मान कितना दिया इतना, और z का मान कितना दिया इतना, और इसी का स्क्वायर करके पूछ रहा है तो स्क्वायर कर दीजिए, तो r cos थीटा इंटू cos फाई का स्क्वायर कीजिए, फिर प्लस देना है क्योंकि हमसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दे रहा है तो प्लस हमने यहां दे दिया, फिर
y का स्क्वायर किया तो y का वैल्यू कितना है cos थीटा इंटू कॉस फाई, तो उसका स्क्वायर किया। फिर प्लस z का कितना है r sin थीटा, तो उसका स्क्वायर किया। जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई प्लस r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। ये जो ऊपर दिया उसी को मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से जब आप r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिएगा इन दोनों में से, ठीक है, तो आपको क्या बचेगा, बचेगा कॉस स्क्वायर फाई इसमें से और यहां से बच गया साइन स्क्वायर फाई। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। अब इधर क्या बचा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू इधर क्या बचा था आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो यहां से 1 इंटू आर स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 46 की तरफ। अगला प्रश्न संख्या 46 क्या है कि एक फल विक्रेता ने 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से 240 केले खरीदे। कितना 240 केले खरीदे। उसने उनमें से आधे 5 रुपए प्रति केला की दर से बेच दिए। आधे को क्या किया 5 रुपए प्रति केले की दर से उसने बेच दिए। शेष जो बचा यानी आधा बेच दिया तो आधा बचा, शेष का 1/6 खराब हो गया, यानी आधा उसने बेच दिया था 240 में से 120 बेच दिया। अब 120 जो है उसमें से आधा खराब निकला, सॉरी उस 120 में से 1/6 खराब निकला। अब 120 का 1/6 कितना होगा, तो 120 गुणे 1/6 कीजिएगा यानी 20, यानी 20 केले खराब निकल गए। अब उसके पास टोटल केले कितने बचे 100। कह रहा है कि वो इस 100 केले को किस दाम पे बेचे कि पूरे पर यानी 240 केले पर 25% का लाभ उसको टोटल ओवरऑल प्राप्त हो। तो सबसे पहले ये देख ले कि जो आधा केला पहले बेचा था उसको उसने बेचा था तो उसको कितने % का लाभ हुआ था। तो एक बात यहां से आप हमको बताइएगा कि 48 रुपए प्रति दर्जन अर्थात 48 रुपए में 12 केले दे रहा है, अर्थात 4 रुपए का 1 केला दे रहा है। क्लियर है। आगे कहा कि उसने 5 रुपए का 1 केला बेचा, 5 रुपए का 1 केला बेचा, इसका मतलब 60 रुपए प्रति दर्जन, क्योंकि 5 गुणे 12 कर दिया होंगे। तो 60 रुपए प्रति दर्जन उसने बेचा, खरीदा था 48 रुपए में, तो 1 दर्जन पे उसको कितने का लाभ हुआ 12 रुपए का। ठीक है, अब 12, एक बात बताइए कि 12 केले में 12 रुपए यानी 1-1 केले पे 1-1 रुपए का लाभ इसको यहां भी हुआ है। ठीक है, 1 केले पे 1 रुपए का, तो बटे 48 यानी इसने जो आधा केला बेचा था उस पे इसको 25% का लाभ हुआ था। बात समझ में आ रही है। अब देखिए इसके पास जो 120 केले बचे 240 में से, उसमें का 1/6 खराब हो गया यानी 20 केले खराब हो गए। तो इसके पास अब केले कितने हैं, तो इसके पास अब केले हैं 100। कितने हैं केले हैं 100। अब केले कितने हैं इसके पास 100 केले हैं। ठीक है, इसको एक बात बताइएगा कि अगर इसके पास एक भी केला खराब नहीं हुआ रहता तो कितना केला रहता 120, और उस 120 केले में से प्रत्येक केले का दाम 5 रुपए रख करके अगर ये बेच दिया होता तो इसको पूरा फायदा 25% का पूरे केले पे हो गया होता, क्योंकि ऐसा ऊपर में आप देख रहे हैं यहाँ पे। बात समझ में आ रही है। लेकिन इसके पास केले कितने बचे 100, और इसको कमाने कितने हैं 120 केले पे 25% के बराबर। तो 120 केले पर 25% के बराबर टोटल 600 रुपए कमाना था 100 केले बेचकर। तो इसने क्या किया कि हमने क्या किया कि टोटल अमाउंट जो 120 केले का है वो बटे 100 कर दिया, यानी अब ये 5 रुपए प्रति केला ना बेच करके 6 रुपए प्रति केला अगर बेचे तो टोटल पे अर्थात जो इसका 20 खराब हुआ था उसका भी दाम निकाल लेगा और इसको टोटल पे 25% का लाभ प्राप्त होगा। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 47 की तरफ। कह रहा है एक तरल ताल में 3 नालियां लगी हुई हैं। ठीक है, उनमें से पहली 2 यानी ए तथा बी एक साथ चालू करने पर तीसरी नाली की तुलना में ताल को खाली करने में आधा समय लेती हैं। कितना आधा समय लेती हैं। ठीक है, उन्हीं में नाली ए अकेली चालू करने पर नाली बी की तुलना में आधा समय लेती है। ठीक है, अगर अकेले नाली ए चल रहा हो तो वो नाली बी जितना टाइम में खाली कर सकता है उसके आधे टाइम में खाली कर सकता है। ठीक, वे तीनों एक साथ ताल को खाली करने में 6 घंटे 40 मिनट का समय लेती हैं। कितना 6 घंटे 40 मिनट का समय लेती हैं। तदनुसार उस ताल को खाली करने में अकेले एक कितना समय लेगा, यही बात हमसे पूछा गया। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को मैंने 2 तरीके से बनाया। ठीक, पहला जो हम लोग नॉर्मल तरीके से बनाते हैं वो, तो देखिए पहला तरीका क्या है कि हमने मान लिया कि सर a + b + c कितना टाइम लेगा पहले ये जान लेना है। तो एक बात बताइए 6 घंटा
प्लस 40 मिनट को 40/60 लिख सकते हैं घंटा में बदलने के लिए बाबू, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको कटाइएगा तो 2/3 आएगा, यानी 6.2/3 हुआ। अब जब ये 6.2/3, क्योंकि यहाँ इसके बटे में कुछ नहीं एक, तो जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ से 3 6 18 2 20/3, यहाँ से 20/3 हुआ। बताइए तो 20/3 हुआ, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों को ताल खाली करने में 20/3 घंटा लग रहा है। बात समझ में आ रही है ये? ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या कह रहा है प्रश्न में कि ए प्लस बी, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ठीक है, कि ए प्लस बी की जितनी क्षमता है सी की क्षमता उनकी आधी है। यानी कि मैंने कल भी ये बात आपको जोर दिया था कि ए प्लस बी जितना काम कर सकते हैं 1 घंटा में, सी जो है उनका आधा काम कर सकता है। तो अब एक बात बताइए, सी जो है उनका आधा काम कर सकता है, तो सी को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको अपनी क्षमता दुगनी करनी पड़ेगी, तब तो ए प्लस बी के बराबर होगा। अर्थात ए प्लस बी अगर 1 घंटे में 2 किलोमीटर चलते हैं तो सी उतने घंटे में सिर्फ 1 किलोमीटर चलेगा। यानी अगर सी बराबर होना चाहेगा ए प्लस बी के, तो इसको अपना स्पीड दुगना करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? या फिर ए प्लस बी मिलकर के जो काम करेंगे 1 दिन में, सी को कितना दिन लग जाएगा? 2 दिन लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सी की जो क्षमता है वो कम है ए प्लस बी से। ठीक है, कितना? आधा। प्रश्न दिया, इसलिए मैंने इसको बराबर करने के लिए इधर 2 से गुणा किया। ये बात आपको समझ में आ रही है ना? अब आगे देखिए क्या कहा है अगली बार, कि आगे देखिए क्या कहा है कि बी की जो क्षमता है वो ए की आधी है। प्रश्न में मैंने आपको बताया भी था कि प्रश्न में कहा है कि ए अकेली चालू करने पर नाली बी की तुलना में आधा समय लेती है। यानी अगर नाली बी मान लीजिए कि 10 घंटा में ताल खाली करता होगा, तो ये 5 ही घंटा में कर देगा। इसका मतलब ए की क्षमता भी ज्यादा है बी के तुलना में। बात समझ में आ रही है हमारी? ठीक, यानी कि ए के बराबर अगर काम कराना है तो बी जैसा 2 नाली खोलना पड़ेगा, तब जाके काम हो पाएगा। यानी कि ए के आधी क्षमता है किसकी? बी की। ये बात समझ में आ रही है ना? अब देखिए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ए तक पहुंचना है। क्यों? क्योंकि प्रश्न में पूछा है कि नाली ए को कितना समय लगेगा, तो मैं चाह रहा हूं कि बी और सी को भी ए के टर्म में बदल दूं। ठीक है, और फिर तीनों को एक साथ चालू करके 20/3 से गुणा कर दूं, पता चल जाए जल्दी से। ठीक, तो मैंने वही करने का प्रयास किया। अब जैसे देखिए ए प्लस बी दिया हुआ है, ए प्लस बी बराबर किसके है? 2c के। यहां देख रहे हैं ना आप? तो अब बताइए ए प्लस बी और बी और ए को यहां मैं दिखाया हूं रिलेशन कि बी की जगह पे हम a/2 लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ए की क्षमता अपनी ए रह गई, बी की क्षमता की है कितनी है? ए की आधी है, इसलिए a/2 मैंने लिख दिया। ठीक है, बराबर ये किसके हैं? 2c के। कितने हैं? 2c के। ठीक, क्योंकि इन दोनों की ए और बी की जितनी क्षमता है सी की उनके आधी है। ये बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, अब एक बात आप बताएंगे कि यहां से इक्वेट करके ए और सी को इक्वेट करके यहां से जब वैल्यू निकालिएगा तो 3a/4 बराबर हो जाएगा सी के। किसके? 3a/4 सी के। यानी एक सी किसके बराबर होगा? 3a/4 के। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितना लेते हैं? एक साथ चालू होते हैं, तो 20/3। तो ए की जगह पे ए रखा, बी की जगह पे a/2 रखा, और सी की जगह पे यहां वैल्यू देखिए आया है कितना? 3a/4 रखा। और ये तीनों चलते हैं तो कितना देर तक लगातार चलते हैं? 20/3। 20/3 कितना? 20/3 घंटे, अर्थात 6.2/3 घंटा या फिर 6 घंटा 40 मिनट। तीनों में से कोई भी बात आप कह सकते हैं। तो अब देखिए ये जो टोटल है वो इनकी क्षमता है। ए की क्षमता अपने आप में, बी की क्षमता ए की आधी है इसलिए a/2, सी की क्षमता जो है वो ए का 3/4 है इसलिए 3/4 लिखा। अब इतना लाइएगा और इससे गुणा कर दीजिएगा तो ये जो आएगा वो ए की क्षमता आएगी, सॉरी ए के द्वारा लिया गया समय आएगा, यानी ए 15 घंटे में भर सकता है। एक तरीका तो ये है जेन्युइन। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा तरीका है कि सर क्या कहा है आपसे? कहा है कि ए और बी मिलकर जितना समय लेते हैं उनसे दुगना समय लेता है बी। यही बात कहा है ना? कहा है ना ये बात? ठीक है, तो अब एक बात बताइए कि ए और बी को मैंने मान लिया कि 1 घंटा लेते हैं, तो बी कितना लेगा? 2 घंटा लेगा। अब एक बात बताइए, ए कोई काम करने में 1 घंटा लेता है, ए और बी एक काम करने में 1 घंटा लेता है, और सी 2 घंटा लेता है, तो टोटल काम 2 हो जाता था। याद आ रहा है? अब देखिए 1 घंटा में 2 काम, अर्थात यहां इसकी क्षमता 2 हो गई। 2 घंटा में 2 काम, अर्थात इसकी क्षमता यहां 1 हो गई। इसका मतलब क्या होता है बाबू? इसका मतलब होता है कि समय को अगर उलट दीजिएगा तो उसकी क्षमता आ जाएगी। और देखिए यहां आ भी रहा है 2 और यहां 1, और वही मैंने यहां पे काम भी किया। देखिए क्या
कि दो इसका समय और जिसको समय, एक बात और भी आप बताइए, इस समय ज्यादा लगेगा तो काम करने की क्षमता कम होगी और समय कम लगेगा तो काम करने की क्षमता ज्यादा होगी। अर्थात ए और बी की क्षमता कितनी है 2, जबकि सी की क्षमता कितनी हो जाएगी ए। क्यों? क्योंकि सी को समय ज्यादा लग रहा है और ए बी को समय कम लग रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है ना। उसी तरीके से अगली बार कहा है कि ए जितना समय लेता है, ठीक, उसका दुगना समय लेता है बी। या फिर प्रश्न में यह कहा है कि बी के आधे समय में काम कर लेता है कौन? ए। तो ए का अगर 1 लगा तो बी को कितना लगा होगा? 2। फिर वही बात कि बी को ज्यादा समय लग रहा है, मतलब बी की क्षमता कम होगी, तो ए वाली क्षमता बी के पास और बी वाली क्षमता ए के पास, ठीक है। यानी बी वाला समय ए के पास और ए वाला समय बी के पास। अब एक बात मुझे बताएंगे कि ए प्लस बी की क्षमता कौन है? ये 2, जबकि यहां पर a प्लस बी की क्षमता कितना हो जा रहा है? a और b जोड़िएगा तो 2 और 1 3 हो जा रहा है। दिक्कत हो गया यार, ठीक। क्या दिक्कत हो गया कि दो जगह में 2 क्षमताएं आ गई, मतलब कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा है, ठीक। अब कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, इसका मतलब क्या कि यहां पर a और b की क्षमता टोटल जोड़ने पे 3। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ 2 और 1 जोड़ नहीं देते आप 3 आ जाता है। ऐसा नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ये नीचे जो दिया हुआ है, ये जो 1 है वो सी की क्षमता है, ठीक है। बी की क्षमता सिर्फ ऊपर, ए और बी की क्षमता सिर्फ ऊपर वाली है, जबकि यहाँ ए अलग है यहाँ बी अलग है, इसलिए दोनों को जोड़े ही मत सोचिएगा, ठीक ना। अब एक बात बताइए कि ए और बी की क्षमता नीचे कितना दिखा दिया? 3 और ऊपर कितना दिखा रहा है? 2। तो अब आपको करना क्या होगा? दोनों को बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए क्या करते हैं? नीचे वाले से ऊपर वाले में गुणा, ऊपर वाले से नीचे वाले में गुणा, यही करते हैं ना। तो हमने यही 2 और 1 3 इसको जोड़ करके यहाँ 3 से गुणा कर दिया, ठीक है। और एक बात अब बताइए कि यहाँ कितनी क्षमता है ए और बी की? 2। कितना है? 2। तो इसमें 2 से गुणा करा दिया। बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ फ्रेश कर दिया इसको, तो यही 3 से गुणा करा दिया इसमें। अब आपको एक बात हम पहले भी कहें कि कोई भी काम हर जगह होता है, ठीक है, तब जाकर के वो इक्वेशन बैलेंस करता है। तो 3 से अगर ऊपर वाले में गुणा कराएंगे तो नीचे वाले में भी कराना पड़ेगा, और 2 से अगर यहाँ गुणा कराएंगे तो यहाँ भी कराना पड़ेगा, ठीक। सब जगह ऐसा कर दिया। अब इसके बाद देखिए क्या हो रहा है कि ए और बी की क्षमता 3 दूना 6, ए और बी की क्षमता कितनी? 3 दूना 6। और यहां पर भी देख लीजिए ए और बी है ना, तो ए का हो गया 4 और बी का हो गया 2। 4 और 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 6। यानी अब इक्वेशन बैलेंस है, ठीक ठाक है। और यहां देखिए सी की क्षमता 1 3 से गुणा हुई थी, इसलिए सी की क्षमता कितनी हो गई? 3। यानी ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 2 और सी की क्षमता 3। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है। अब एक बात आप हमको बताइए क्या कि सर टोटल काम कितना हुआ? तो टोटल काम इन तीनों का क्षमता गुणे 20/3, क्योंकि तीनों जब 20/3 चलता था तब जाके टोटल ताल खाली होता था। तो टोटल क्षमता कितना है? 4 2 6 और 3 9। तो 20/3 गुणा 9, यही टोटल ताल की क्षमता है। बात समझ में आ रही है? तो यहां से जब कटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 3। यानी टोटल ताल की क्षमता है 60 लीटर की। और ए 1 घंटे में कितना कर सकता है बाबू? 4, जैसा कि देख रहे हैं। तो बट्टे 4 यानी टोटल ए को कितना टाइम लगा? 15। तो आपको दोनों में से जो तरीका बढ़िया लगता हो उस तरीके से बनाइए, लेकिन हाँ बनाइए। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, ये टफ नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न संख्या 48 की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 48 क्या है कि प्रश्न में एक मीनार की बात कर रहा है, ठीक है। प्रश्न में एक मीनार की बात कर रहा है। प्रश्न में मीनार क्या है कि हाँ दिया हुआ कि एक क्षैतिज तल पर खड़ी हुई मीनारें अपने मूल आधार से 160 मीटर दूर एक बिंदु से एक निश्चित कोण बनाती हैं। उस बिंदु को 100 मीटर आधार की ओर ले जाने पर मीनार से बना कोण पहले का दुगना हो जाता है। तो उस मीनार की ऊंचाई कितनी? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, ये प्रश्न टफ नहीं है। देखिए कैसे, ठीक। पहला कि ये रहा हमारा मीनार, ठीक है, ये रहा हमारा मीनार। कह रहा है कि एक दूरी से 160 मीटर की दूरी दिया हुआ प्रश्न में, कह रहा है कि अगर एक कोण बनाए, ठीक, तो मान लीजिए कुछ डिग्री का कोण बनता है, ये दिया नहीं है प्रश्न में। कहा कि अगर हम मीनार के आधार की ओर, तो मीनार का आधार यही ना, यहां मीनार है, तो मीनार के आधार की ओर यानी इधर बढ़ने पे कितना? तो कह रहा है 100 मीटर इधर बढ़ने पे। फिर जब खड़ा होते हैं और देखते हैं कोण बनाते हैं, तो यहां जितने का बन रहा था पहले, यहां पे उसका दुगना यहां पे बन रहा है। तो मैंने मान लिया कि पहले x का बनता होगा, अब 2x का बन रहा है, या फिर पहले थीटा बनता होगा, अब 2 थीटा बन रहा है। क्लियर है? तो अब देखिए टोटल था 160, जब ये 100 चल दिया तो अब ये वाला कितना बचा? 60। यानी जब वो 2 थीटा का कोण बना रहा था तो 60
मीटर की दूरी पर था, और जब थीटा का बना रहा था तो 160 मीटर की दूरी पर था। लेकिन एक बात बताइएगा आप साहेब कि सर हमेशा ऊंचाई जो है ये वाला मीनार की ऊंचाई वो तो हमेशा सेम रही होगी, इसलिए ये h है। ठीक है, अब देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। अब पहला बार, अब इसको मिटा देते हैं, और अब देखिए पहला बार तो ये रहा था, ठीक है, तो मैंने लिख लिया पहला बार का tan थीटा बराबर h/60, लंब बटे आधार, लंब हो गया, लंब ही ऊंचाई होता है, ठीक, तो लंब हो गया ऊंचाई यानी h बटा 160 बेस। क्लियर है। हाँ, दूसरा tan 2 थीटा, तो दूसरी बार क्या रहा होगा, तो दूसरी बार तो ये बन रहा है ना, ठीक, यानी लंब h लिख दिया, और आधार कितना रहा 60, ये नीचे वाला, ठीक है, 60 लिख दिया। अब एक बात बताइए हमें कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला किसको किसको याद है, जिसको जिसको याद है मेरे साथ रिपीट करें। क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहां से आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ था, h/160। हमने tan थीटा की जगह ऊपर में h/160 लिख दिया, और जहां tan स्क्वायर थीटा दिया वहां h स्क्वायर और 160 का स्क्वायर करके लिख दिया। 160 के स्क्वायर को हम 160 इंटू 160 दो बार लिख सकते हैं, बराबर h/60 लिख दिया। अब यहां से जब आप कैलकुलेट करिएगा बाबू, देखिए मैंने कैलकुलेट करके यहां दिखाया है आपको, ठीक, तो कैलकुलेट करिएगा तो h स्क्वायर बराबर आ जाएगा 6400, और 6400 को h अगर निकालेगा वर्गमूल करके, क्योंकि h बराबर आ जाएगा रूट के अंदर 6400, 6400 को कीजिएगा तो 80, और यहां से आपकी ऊंचाई आ जाएगी 80। ये अच्छा प्रश्न था, और ये आपके एग्जाम में आने की संभावना वाला प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न 49 देखते हैं। ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें AD और BC समानांतर भुजाओं वाला समलंब है। AD और BC समानांतर भुजाओं वाला समलंब है, ठीक है। BC पर एक बिंदु है, क्या है, BC पर एक बिंदु है, ठीक है। ABCD और AED त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए ये प्रश्न में दिया हुआ है कि ये और ये समानांतर है, हमने कर दिया। कहा कि समलंब चतुर्भुज है, हमने वो समलंब चतुर्भुज भी बना दिया, ठीक। इसके बाद कह रहा है कि A से BC पर कोई E पॉइंट है जो यहां D तक मिला हुआ है, ठीक, E वो पॉइंट भी हमने मिला दिया। क्लियर है। अब पूछा, कहा कि त्रिभुज AED, जैसा कि यहां दिख रहा है आपको, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल का अनुपात और ABCD समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात हमसे पूछा है, ठीक है। अब देखिए, हमको चाहे समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो या त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने हो, हमको तो चाहिए ऊंचाई और आधार, क्योंकि फॉर्मूला एकदम आसान होता है। क्या, किसी भी चीज का फॉर्मूला निकालना हो, क्षेत्रफल का आधार गुणे ऊंचाई, बस हम लोग किसी में 1/2 करते हैं, तो क्यों करते हैं वो मैं आपको किसी वीडियो में अच्छे से बता दूंगा। लेकिन हर एक क्षेत्रफल के फॉर्मूले का एक ही बेस होता है, आधार गुणे ऊंचाई। हर एक रूप में आप फाइनली देखिएगा ना, तो उसमें आधार गुणे ऊंचाई मिलना ही मिलना है। तो हमको त्रिभुज के लिए ऊंचाई मिल गया EF, और समलंब चतुर्भुज के लिए भी ऊंचाई क्या मिल गया, EF। तो हम लिखे समानांतर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं कौन है, एक है AD और एक है BC। तो समानांतर भुजाओं का योग गुणा शीर्षलंब, तो शीर्षलंब अर्थात जो ऊंचाई है वो, तो इंटू EF कर दिए, ठीक। उसी तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब आधार कौन है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, आप बताइए आधार कौन है, तो आपका त्रिभुज जिस पे बना होगा वो आधार होगा। त्रिभुज किस पे बना, इसी बेस पे ना भाई। तो ये क्या हो गया, ये नीचे वाला जो AD है यही आधार हो गया, ठीक है। तो आधार AD इंटू ऊंचाई कौन सा हुआ, ये वाला, तो ये EF लिख दिया ऊंचाई। अब कह रहा है दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो पहले किसको कहा है, पहले कहा है समानांतर समलंब चतुर्भुज, तो उसको ऊपर रख दिया। अगर त्रिभुज को कहता तो त्रिभुज को रखने, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, कट गया एकदम आराम से। अब देखिए और क्या हुआ, यहाँ ये मल्टीप्लाई है, सॉरी प्लस नहीं है, ठीक। तो EF से EF कट गया, अब क्या बचा AD प्लस BC बटा AD, और वही हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा, ठीक। इनके क्षेत्रफल का क्या, AD प्लस BC बटे AD, और यही हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत एकदम नहीं, ठीक। ये भी प्रश्न आ सकता है आपसे, क्योंकि ये टफ प्रश्न नहीं है, आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा इसलिए आपको टफ लग रहा होगा, ठीक। जो प्रश्न टफ है मैं खुद बोल दूंगा, हाँ ये आपके लिए अभी उपयुक्त नहीं है, लेकिन अभी तक जो प्रश्न हमने बताए उनमें से आपके एग्जाम को स्कोर कराने की संभावना है, और वही प्रश्न आपको मेरिट की तरफ ले जाएंगे। अगले प्रश्न संख्या 50 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, एक बात कहा जा सकता है कि सभी सेट में
क्या कहा जा सकता है, ये एक ही सेट में ये सभी प्रश्न नहीं हो सकते, क्योंकि सब हो जाएंगे तो फिर 3 घंटा टाइम चाहिए, ठीक है, तो नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये प्रश्न आपके सेट में 2-2 3-3 करके जरूर मिलेंगे, ठीक। तो आप इन सभी को बना कर रखिए, क्योंकि क्या पता किसके सेट में कौन सा मिलेगा, ठीक। तो ये 30 क्वेश्चन का सेट टफ हो सकता है कि एक ही सेट में ये 300 क्वेश्चन डाल दें, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए उपयुक्त हैं, ये तो तय है। अगला प्रश्न है, एक आदमी वार्षिक देय 3% प्रतिवर्ष के ब्याज पर राशि उधार लेता है, ठीक है, और तत्काल छमाही देय 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे देता है। इस प्रकार वर्ष के अंत में उसे 330 रुपए का अधिलाभ होता है, ठीक। उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी। अब प्रश्न को समझिए, प्रश्न ने क्या कहा, जैसे आप हैं, ठीक है, मैं आपसे पैसा मांगा, तो आप क्या किए कि अपने मित्र से गए और साधारण ब्याज पे पैसा ले लिए उसे, कितना, 3% के साधारण ब्याज पे, और मुझे लाके कहे कि सर पैसा तो आपको दे देंगे, लेकिन हम 5% के चक्रवृद्धि ब्याज पे देंगे। हम कह दो भाई, तो आपने कहा सर एक शर्त और है, हमने कहा वो भी बता दो, तो आपने कहा कि सर हम आपको ये चक्रवृद्धि ब्याज के साथ साथ छमाही संयोजित पे देंगे, यानी हर 6 महीने पे आपसे टैक्स लेंगे, जो मेरा रेट लगेगा, जो इंटरेस्ट लगेगा वो हर 6 महीने पे लगेगा। तो छमाही में क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि छमाही में समय दुगना हो जाता है, क्यों, क्योंकि एक साल में 2 बार टैक्स देना पड़ता है, और दर आधा हो जाता है। क्या होता है, दर आधा, क्योंकि समय में जितने से गुणा होगा दर में उतने से भाग कर देना होता है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला, आपको बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूं क्या होता है। तो बेसिक फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, ये मूलधन इंटू 1 प्लस r/100, ऊपर टी जो टाइम को डिनोट करता है, माइनस पी मूलधन को डिनोट करता है, ठीक है। यहां से हमने क्या किया, और फिर साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, यानी मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100, ठीक है। इसमें वर्ष के अंत में पूछा है, तो यहां क्लियरली कह रहा है कि 1 वर्ष के लिए वो पैसा दिया गया, ठीक है, ये बात आपको समझना चाहिए। और कह रहा है कि अधिलाभ का मतलब क्या, कि आप जैसे आपने क्या किया था कि आपने अपने दोस्त से पैसा लिया था और मुझे दे दिया था, ठीक है, इसके दौरान आपका कुछ नहीं लगा, लेकिन आपको फायदा हुआ 330 रुपए का। कैसे, क्योंकि उसको तो आप सूद पे लौटा दिए, मेरे से ले लिए, लेकिन आपके पास 330 रुपए बच गया, तो वही अधिलाभ कहलाता है। अधिलाभ का मतलब लाभ पर भी लाभ हो गया, ठीक, तो वो अधिलाभ है। अब यहां से ये चीज रहा, इसको कैलकुलेट करें। अब देखिए 1 प्लस आर, आपका दर कितना, आप जो चक्रवृद्धि ब्याज दे रहे थे वो कितने % पे दे रहे थे, 5% पे, लेकिन आप जो था वो चक्रवृद्धि ब्याज छमाही संयोजित कर रहे थे, इसलिए 5/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दर आधा हो जाता है। बात समझ में आ रही है हमारी, ठीक। समय क्या होता है, समय दुगना हो जाता है, इसीलिए देखिए यहाँ का 1 वर्ष, यहाँ के 2 वर्ष हो गए हैं। और यहाँ ही मत सोचिएगा 3 है सर, तो 3/2 का नहीं की, क्योंकि इसमें 2 तरह के दर की बात की गई है। ये जो चक्रवृद्धि ब्याज का दर है वो 5% वाला है, और साधारण ब्याज का जो दर है वो 3% वाला है। बात समझ में आ रही है अच्छे से, ठीक। तो अगर अच्छे से आ रही है तो एक काम और भी करके, आप लोगों को अगर समझ में आता है इतना अच्छे से, तो आप लोग इस बात को कमेंट में मुझे बताइए कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, ताकि वो मेरे लिए बेनिफिशियल होता है, मैं समझ पाता हूँ, नहीं लोग समझ रहे हैं, ठीक। बाकी आपके लाइक शेयर कमेंट मुझे उस तरह के नहीं चाहिए, वो आपकी पर्सनल चीजें हैं, आप शेयर करें सब्सक्राइब करें, वो सब आपका पर्सनल इशू है, ठीक, वो मेरा इशू नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपको चीजें समझ में आती हैं तो आप जरूर कमेंट करें कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक। तो उससे मुझे ये फायदा होगा, मैं आपको और आसान वे में प्रश्न लेकर के आ सकता हूं। मुझे लगा नहीं लड़के मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, ये सफिशिएंट है, या फिर यहाँ इनको दिक्कत हो रहा है। तो अब यहाँ से इस चीज को हमने क्या किया कि रेट को 5/2 और ये सॉल्व करा, तो इसको अब कटाएगा, तो ऊपर से कटाएगा 5 से, तो ये नीचे 200 है, तो 40 आ जाएगा, ठीक। तो अब देखिए अगर मैं आपकी जगह पे होता तो ऊपर वाला उतना बात तो कभी लिखता ही नहीं। मैं अगर ज्यादा से ज्यादा लिखते तो पता है क्या लिखता, ये वाला लाइन लिखता। कौन सा, ये वाला। थोड़ा सा दिमाग लगाता, क्या कि सर पी का पी लिखना है, अंदर वाला तो सर कट ही जाता है, और ये ऊपर में गुणा होता है, जितनी बार कटता है उसे एक जोड़ के, तो 41/40, 41/40, और ये पी घटेगा सर, और ये साधारण ब्याज वाला है, इसको यहाँ लाना है, और ये 330 है, ठीक। वैसे अगर नहीं समझ में आता तो एक काम और भी करते कि सर नीचे 40 बनेगा तो ऊपर 41 बनेगा, 2 साल का 40 का 1600 हो जाएगा, 41 का 1681, तो डायरेक्ट भी मैं लिखता, पता है क्या, 81p माइनस 48p/1600 बराबर 333, बस यही लाइन लिखता डायरेक्ट। और बहुत ज्यादा आप लोग लिखें तो आप ये 2 लाइन से ज्यादा मत लिखिएगा बनाते टाइम, ठीक है, कभी भी। इस समय जितना समझना अच्छे से समझ लीजिए, स्टेप वाइज मैंने लिख भी दिया। यहाँ से p का वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा, आएगा 16,000, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको शॉर्टकट तरीके से और बनाया जा सकता है, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा जिन लोगों को जरूरत होगा, क्योंकि पता है फालतू में ऐसे ही अगर कुछ बताएगा और लोग सीरियसली नहीं लेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता। जो इंटरेस्टेड है वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा। इसका एक और शॉर्ट तरीका होता है, वो मैं आप तक शेयर कर दूंगा, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 51 की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है कि एक
भूखंड की दो क्रमिक भुजाएं 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर की हैं, उनके बीच का कोण पूर्ण समकोण है। अन्य दो भुजाएं प्रति 25 मीटर की हैं, ठीक है। तीन कोण, बाकी का जो तीन कोण है वो समकोण नहीं है, तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब जैसे देखिए मैंने यहाँ फोटो बना दिया आपके समझने के लिए। कह रहा है कि एक कोण समकोण है, तो देखिए एक कोण समकोण हमने कर दिया, ठीक है, एक कोण समकोण कर दिया। कह रहा है एक 32 है और एक 24 है, एक 32 और एक 24 दे दिया, किसी को भी आप 32 किसी को 24 दे सकते हैं। कह रहा है कि बाकी के जो दो भुजाएं वो उनके बीच का बना हुआ कोण समकोण नहीं है, तो समकोण नहीं है, और वो बाकी दोनों 25-25 के हैं, ऐसा प्रश्न में कहा, इसलिए मैंने 25-25 रख दिया। बात समझ में आ रही है हमारी। अब एक बात बताइए कि इधर वाला ये फोटो आपको समझ में आ रहा है, ADB फोटो ऐसा कुछ बन रहा है क्या, देखिए तो ADB ऐसा समकोण पे बन रहा है। मतलब ये अगर हम कहें सिर्फ आधा फिगर को उठा के तो कह सकते हैं कि सर समकोण त्रिभुज है। क्या कह सकते हैं, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, ये 24 है और ये 32 है, ठीक है, तो ये वाला निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। कैसे, हमको पता है सर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर थोड़ा सा जो तेज लड़का होगा ना, एक बात तुरंत उसका दिमाग में अटक जाएगा कि सर ट्रिपलेट होता है 3 4 5 8 10 और क्या होता है 8 6 और 10, तो सर 3 4 5 पे कहीं सेट तो नहीं है ना, देखा जाए तो जरा। अब मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि 3 बराबर है 24 के, तो 1 बराबर हो गया 8 के, ठीक। उसी तरीके से 3 यहाँ 4 में मान लेता, तुरंत 4 मानता मैं, और 4 कटाता तो 4 बराबर हो जा रहा है, 4 से 32 कटाता है तो 1 बराबर हो जाता है 8 के। यानी हम समझ लेते कि सर 3 4 तो आ ही जा रहा है यहाँ पे, यानी ये 3 और 4 के गुणे में ही है, यानी सर ये कहीं ना कहीं 5 के गुणे में है, और 5 के गुणे में जैसे ही है सर, तो ये कितना गुना ज्यादा हो रहा है, तो 3 से 8 गुना ज्यादा है 4 से ये भी 8 गुना ज्यादा है, यानी बराबर ही गुना ज्यादा हो रहे हैं, यानी 5 से 8 गुना ज्यादा। सर ये जो लाइन है ना वो 24, ये जो है वो 40 है सर। कैसे पता चला, क्योंकि सर ये 3 4 5 वाले ट्रिपलेट पे है। ये जो मैं अभी बात बोला, ये बात एक अच्छा लेवल की बात इसलिए क्योंकि ये आपका टाइम कम कर देगा। देखिए आप इतना करने के बाद, इतना कैलकुलेशन करने के बाद 40 आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपका, तो आप 40 सोच पा रहे हैं ना। लेकिन अगर ये बात जो मैं अभी बोला इसको सोचते कि सर 3 का 8 गुना तो 24 होता ही है, और 4 का 8 गुना 32 भी हो रहा है, यानी बराबर ही बढ़ रहा है, यानी 3 4 का 5 होता है, तो इसका भी 5 अगर गुणा करा दे 5 में 8 से तो 40 हो जाएगा सर, चट से बन जाएगा। देखिए कोई कैलकुलेशन ना 24 का स्क्वायर याद करने का, ना 32 का स्क्वायर याद करने का, ना रूट निकालने का, डायरेक्ट 40। तो डायरेक्ट 40 जब यहाँ लिखेंगे तो देखिए कितना स्पीड आपका बढ़ जाएगा कि ये 40 मिल गया, ये 25 है, ये 25 है। इस त्रिभुज का तो क्षेत्रफल इधर वाले का तो आप निकाल सकते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, लेकिन उधर वाले का निकालना बहुत टफ है भाई। क्यों, क्योंकि अगर आपको समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर याद रहेगा तो बनाइएगा, नहीं तो हीरोन का फॉर्मूला याद रहेगा तो बनाइएगा, ठीक है, दो ही बात है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करने से बढ़िया है कि हीरोन का फॉर्मूला याद कर लीजिए। हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन का फॉर्मूला होता है सर कि अर्थ परिमाप निकाल लीजिए। तो अर्थ परिमाप किसको कहते हैं, तो ये हमको यही अब त्रिभुज निकालना है ना, तो अर्थ परिमाप कहते हैं कि परिमित जो ये परिमाप है जिसको मैंने लाल किया, ये परिमाप है, इसको जोड़ करके आधा कर दीजिए, अर्थ परिमाप हो जाएगा। तो 25 और 25 50 50 और 40 कितना हो गया 90, 90 का आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 45। तो इसका जो लाल वाला घेरा है यहाँ पे, इसका परिमाप अर्थ परिमाप हो गया 45। कितना हुआ 45। अब 45 तो आ गया। हीरोन फॉर्मूला लगाते समय क्या करते हैं याद है आपको, S इंटू एस माइनस ए मैंने देखिए DC लिख दिया, नाम लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो, और माइनस BC लिख दिया, माइनस BD लिख दिया, ठीक। अब आप वैल्यू पुट कीजिए, तो वैल्यू पुट कीजिएगा तो S की जगह पे 45। अब देखिए S माइनस DC 25 था, तो मैंने S 45 में से 25 घटाया 20 लिख दिया डायरेक्ट। उसी तरीके से 45 में से 25 घटाया डायरेक्ट लिख दिया 20, और 45 में से यहाँ जो लाइन आई थी आपकी, यहाँ जो लाइन आया था ये कितने का था, ये जो लाइन था वो 40 का था, तो 45 में से मैंने 40 घटाया डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया मैं 5। तो यही यहाँ पे वो मैंने लिखा। यहाँ से जब निकालेगा इसको बाहर तो यहाँ पे दिमाग लगाना है, हर जगह दिमाग लगाइए। जैसे 2 बार 20 दिख रहा है, अलग अलग 2 बार 20 दिख रहा है रूट के अंदर, यानी एक 20 बाहर लेके चले आइए धीरे से। उसी तरह से 45 को तोड़ लीजिए 9 और 5 में, तो 9 2 बार 3 लिखते हैं, इसलिए एक 3 बाहर ले लिया हम चट से। और आप भी 5 गुणे 5 बचा, 45 का 5 और ये 5, दोनों में से एक 5 बाहर निकाल लीजिए, रूट से बाहर निकल गया। बहुत लोग क्या करेंगे 40 को 45 को 20 को और 5 को पूरा गुणा करेंगे, फिर वर्गमूल निकालेंगे, तब जाके बनेगा। ऐसे नहीं होता है, ऐसे सिलेक्शन भी नहीं होता है, बहुत दूर हो जाएंगे हम। मैथ तो बनेगा लेकिन क्या होगा कि हमारा टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, और वैसे हमको जाना नहीं है, ठीक। और मेरे लिए तो कतई नहीं जाना है।
तो यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां से कितना आ गया 20 60 5 300, यानी कि क्या, यानी कि सर ये कि इस वाले का क्षेत्रफल आ गया आपको 300 सर, 300 कितना आया 300, और इधर वाले का क्षेत्रफल क्या होगा तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 यानी कि आधार और ऊंचाई 24 गुणे 32, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इधर वाला कीजिएगा तो 384। अब टोटल का क्षेत्रफल पूछ रहा था, किसका, टोटल का क्षेत्रफल, तो टोटल यही है ना जी, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज जोड़ दीजिएगा तो टोटल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो क्या करेंगे, दोनों जोड़ दिए, और दोनों जोड़ दिए तो आ जाएगा हमें समानांतर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और यहां से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 684, कितना हो जाएगा 684, और ये रहा आपका आंसर। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 52 की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न 52 क्या है, दिया है कि किसी समभुज के त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से भुजाओं पर लंबों की LABC सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ध्यान दीजिएगा कि ऐसे प्रश्न में अगर आपको त्रिभुज की एक भुजा निकालनी हो तो ये फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना होगा, आपके लिए टाइम आपका बचा देगा। अदरवाइज मैं इसको फॉर्मूला कहां से आता है, क्या आता है, ठीक, इसमें देखिए ऐसा एक त्रिभुज बनता है, ये एक त्रिभुज बनता है, फिर यहाँ से सबकी भुजाएं आती हैं ऐसे 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 करके, फिर यहाँ से ऊंचाई ले लिया जाता है, यहाँ से ऊंचाई, तीनों का अलग अलग लेकर के प्रूफ होता है। तो ओवरऑल देखिए एक भुजा आपको मिलेगा कितना, आप रट ही लीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि त्रिभुज की एक भुजा मिलेगी 2/√3a + b + c, इतना मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, इतना मिलेगा। अब जैसे ही आपके प्रश्न में कहा है समभुज यानी समबाहु त्रिभुज, सम का मतलब बराबर, भुज मींस भुजाओं वाला, और 3 भुजाएं हैं तो क्या हो गया समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा ये होता है, इसको रट के रखिए एकदम, ठीक है। तो √3/4 भुजा स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर कर दीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा ओवरऑल तो आ जाएगा कितना, √3/3ABC का होल स्क्वायर, और यही आपका हो जाएगा आंसर, आपके प्रश्न में दिया हुआ भी है। ठीक, ये एक तरह से फॉर्मूला है और कुछ नहीं है, तो उसको आप दोनों को रट के रखें ताकि एग्जाम में दनादन एकदम सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न ये है 53 क्या है कि a² - BC अपॉन a² + BC प्लस, ये प्लस का साइन है, आप बराबर मत समझिएगा, ठीक है, प्लस b² - CA अपॉन b² + CA प्लस C² - AB अपॉन C² + AB बराबर 1 हो। अब जैसे ही 1 दिया ना, आपके दिमाग में एक लाइन घूमना चाहिए, और वो क्या घूमना चाहिए, पहले पूछा क्या है ये देख लीजिए, पूछा है कि a² अपॉन a² + BC, b² अपॉन b² + AC, C² अपॉन C² + AB का मान कितना होगा। तुरंत दिमाग में देखिए क्या घुमाना। हम आपको हमेशा कहते हैं कि जब भी अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री मिले तो जितना जीरो करना उतना जीरो कर लो, बस इन्फिनिटिव नहीं होने देना, बाकी सब कुछ सही हो जाएगा। तो जीरो करने का मतलब क्या कि ऊपर में जितना जीरो कर सकते हो कर दो, नीचे का पूर्ण वैल्यू जीरो नहीं आना चाहिए, टोटल जीरो नहीं आना चाहिए नीचे में। ऊपर में टोटल जीरो आ जाए तो भी कोई दिक्कत ना है, ठीक, ऊपर में टोटल जीरो आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे में जीरो नहीं आना चाहिए टोटल। ठीक, अब देखिए जीरो करने का उद्देश्य क्या होता है कि हम अपने टर्म को घटा लें। क्या उद्देश्य होता है, हम अपने टर्म को घटा लें। ठीक, जैसे आप किसी एक को जीरो मान लीजिए, मैंने क्या किया, मैंने सी को जीरो मान लिया, आपको मन होगा ए को मान लीजिएगा, आपको मन होगा बी को मान लिया, किसी एक को ही मानिएगा, ये नहीं कि ए को भी जीरो, बी को भी जीरो, सी को भी जीरो, तो पता चलेगा नीचे भी जीरो आ गया तुम हीरो बन गए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना। तो हमने सी को जीरो मान लिया, अब जैसे ही सी को जीरो माने, यहां से a² - BC, b गुणे जीरो की जगह जीरो, यानी ये टर्म खत्म। उसी तरह से b गुणे जीरो की जगह जीरो, यानी इसमें क्या बचा a² अपॉन a² कट के कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। उसी तरीके से c इंटू a जीरो, b अपॉन b² अपॉन b² कितना हो जाएगा +1। उसी तरीके से c0 ab कटेगा लेकिन माइनस है तो -1 हो जाएगा। तो एक बात बताइए कि ये 1 + 1 - 1 कितना हो गया 1, और बराबर है 1 के, ये वाला देखिए तो ये बराबर हो रहा है 1 के। इसका मतलब कि हम जो वैल्यू यहां रखे थे सर, मेरा लक सही लड़ गया और ये सही वैल्यू रख लिए। हम क्या रखें, सही वैल्यू रख लिए, और ऐसे प्रश्न को वैल्यू ही रख के बनाया भी जाता है। अब वैल्यू रखने में क्या दिमाग लगाना है कि बाबू जितना छोटा वैल्यू रख लो उतना ही फायदा। क्यों, क्योंकि फायदा ये है कि आपका कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा, और कैलकुलेशन नहीं रहेगा तो मैथ जल्दी बन जाएगा। ठीक, तो हम जीरो इसीलिए रखे, आप भी जब भी वैल्यू रखने जाए तो सबसे बढ़िया और सबसे सुंदर वैल्यू है जीरो। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो सेटिस्फाई हमने करा लिया है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट a का मान क्या रख सकते हैं, a का मान 1 रख सकते हैं। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट c का मान हमने क्या माना था 0, तो वो c का मान यहाँ 0 सेटिस्फाई करेगा सबके लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पूरा हो गया। अब देखिए ऐसे ही c का मान 0, कहानी इनकी पूरी खत्म कर दिया ये, क्योंकि c 0 और 0 जिसके साथ गुणा में आता है सबको ले डूबता है, इसको भी 0, ठीक, यहाँ भी 0 कर दिया, तो ये 0 अपॉन नीचे a भी है। तो अब देखिए यहाँ से
ए स्क्वायर तो 1 हो गया, फिर यहाँ से बी स्क्वायर कटेगा 1। अब देखिए ऊपर सी का मान 0 है, 0 मैंने रख लिया, लेकिन नीचे यहाँ 0 है प्लस ए भी है। ऐसा मत सोचिएगा कि सर नीचे भी तो 0 ही कर दिए, नीचे 0 पूरा नहीं हुआ है, नीचे प्लस में ए भी है। जैसे 0 + 1 जोड़ने में क्या होता है, 0 थोड़ी होता है, 1 होता है ना। तो इस हाँ, अब 0 ऊपर हो सकता है, मैंने पहले भी कहा है, तो 0/AB 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 + 1 2। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का आ सकता है, क्योंकि इस प्रश्न में कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब बढ़िए अपने अगले प्रश्न संख्या 54 की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 54 भी आपके एग्जाम के लायक है। कैसे, कह रहा है कि एक त्रिभुज का आधार 12√3 सेंटीमीटर है और आधार पर दो कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री के हों, तो त्रिभुज का शीर्षलंब कितना होगा। ठीक, शीर्षलंब कितना होगा यही पूछा है, त्रिभुज का शीर्षलंब। अब लंब कौन हो जाएगा, अगर मैं एंगल ये लूंगा तो लंब ये हो जाएगा, अगर मैं एंगल ये लूंगा तो लंब ये हो जाएगा। ठीक, प्रश्न में कौन सा एंगल लिए हम, तो प्रश्न में मैंने लिया ये एंगल। ठीक, कितना ये लिया। अब देखिए क्या पूछ रहा है, शीर्षलंब क्या होगा, क्या पूछा, शीर्षलंब क्या होगा। ठीक है, तो अगर ये मैं एंगल लूंगा तो लंब ये वाला हो जाएगा, ये आधार हो गया, ये आधार हो गया। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। तो अब 1 ये है और ये √3 है, क्यों, क्योंकि लंब अपॉन आधार। अब √3 किसके बराबर है, 12√3 के, तो √3 से √3 कट गया है, 1 किसके बराबर हो गया 12, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया 12। एक तरीका ये। दूसरा, कोई कहेगा नहीं सर 60 लेके बनाए तो नहीं, ये बनेगा, अरे बनेगा काहे नहीं। tan 60 का वैल्यू होता है √3/1, तो √3 सामने वाला लंब, तो √3 बराबर 12√3, यानी √3 से √3 कैंसिल 12, एक बराबर कितना हो गया 12, तो आंसर वहां से भी आ गया, यानी शीर्षलंब हमारा कितना है 12, आंसर कितना है 12, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 56 की तरफ। अगला प्रश्न 56 क्या है, अच्छा एक प्रश्न देखिए छूट गया है क्या, कि n बराबर 9 के पावर 9 है तो n कितने धनात्मक घनों से विभाज्य है। ठीक है, इसे आप बनाइएगा, जो मैं अभी प्रश्न बोल दिया, अगर नहीं बने तो मुझे कमेंट में बताइएगा, इसे बना करके मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, कुछ प्रश्न ध्यान से उतर जाते हैं और वो छूट गया लिखने में, ठीक है, तो उसे आप अन्यथा नहीं लेंगे। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 56 की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्राइस ऑफ क्या है, कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, एक व्यक्ति से गलती से यह हीरा 3 टुकड़ों में बट गया, अब उसका अनुपात क्या है 3:5:7। ठीक है, और क्या हुआ 3 तरह के अनुपातों में बट गया, इसकी वजह से उस व्यक्ति को 42,600 रुपए की हानि हो गई। तो कह रहा है कि हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था, क्या कह रहा है, हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए ये वाला लाइन तो रामबाण लाइन है, ये जो देख रहे हैं आपने ये रामबाण लाइन है। ठीक, कभी भी ऐसा प्रश्न देता है कि मैंने एक मान लीजिए सोने का कोई चीज दिया या गोल्ड का दिया या कुछ भी, ठीक है, तो मैंने दिया और दुकानदार के पास गया, वो गलती से टूट करके गिर गया, टूट करके गिरा तो 2 भागों में 3 भागों में 4 भागों में बट गया। ठीक है, बटने की वजह से क्या हुआ कि जितना मेरा पहले दाम था उससे इतना कम दाम हो गया या इतना ज्यादा हो गया, तो मुझे कितने का फायदा हुआ, कितने का नुकसान हुआ। इस तरह का प्रश्न हमेशा आता है और ये लाइन आप एकदम रामबाण की तरह रट जाइए। ये लाइन याद रहा तो आपसे प्रश्न खट से बनेगा, नहीं याद रहा तो फिर घूमते रहिए जहां जहां मन हुआ वहां। ठीक है, तो देखिए क्या कहा है कि प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट का स्क्वायर, यानी उसका जो वजन है उसका स्क्वायर। अब प्राइस ऑफ गोल्ड, तो प्राइस ऑफ गोल्ड का मतलब कि जो उसकी अपनी वास्तविक पहले कीमत थी वो, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अर्थात समानुपाती होगा, तो वेट के स्क्वायर के। अब इसमें वेट कितना दिया था भाई, तो वेट दिया था 15 दिया था, कितना दिया था 15 दिया था, कितना 15 दिया था। ठीक है, ये कैसे पता चला कि 15 दिया था, बताएंगे आप हमें, क्योंकि एक बात बताइए कि आप 5 केजी का कोई बाट लेते हैं या फिर आपके पास कोई 5 केजी का सामान है, टूट करके गिर गया 3 भागों में, 3 भागों में टूट करके गिर गया, तो क्या अब वो जोड़ने पे 5 केजी नहीं रहेगा, 5 ही केजी रहेगा। अब भी वो जोड़ने पे, जैसे मान लीजिए आपने चीनी की एक थैली ली हुई है, गिर करके फट गया, तो वो 3-4 बहुत सारे भागों में बट गया, सबको बटोरिएगा तो फिर से वही क्या होगा, या आलू आप लेके जाते हैं ना, अक्सर पॉलीथीन टूट जाता है, आलू छितरा जाता है, फिर उठा लेते हैं तो वही तो रहता है। तो ये 3:5:7 जोड़िएगा, 3 5 कितना हो जाएगा 8 8 7 15, यानी टोटल वेट कितना है 15, तो इसी 15 का आपको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो एक्चुअल प्राइस हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 15 के, 15 का स्क्वायर कीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 225। अब देखिए आपसे कहा क्या, टूटने के बाद
तो टूटने के बाद जो हुआ, तो टूटा तो क्या हुआ, 3 टुकड़ों में बट गया। और हमने अभी भी आपसे कहा ये प्राइस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेट के। तो टूटा 3:5:7 में, यानी कि अब इसका प्राइस कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49, यानी अब इसका प्राइस हो गया 83। पहले कितना था जब नहीं टूटा था, तो 225। आगे लग गई इसकी तो दुनिया में, क्यों, क्योंकि पहले था 225, अभी हो गया 83। तो एक बात बताइए, इसको घाटा कितने का हो रहा है, 142 का लॉस हो रहा है। कितने का, 142 का। और इसमें पैसा दिया, कितने का घाटा हुआ, तो कह रहा है कि टूटने के बाद उसको घाटा हो जा रहा है 42,600 रुपए का। कितने का, 42,600 रुपए, यानी 142 बराबर है किसके, 4206 से 6 के। तो एक बात बताइए कि 1 यूनिट किसके बराबर होगा, तो भाग दे दीजिएगा किससे, 42,600 में अगर आप भाग दे देते हैं किससे, 142 से, तो आ जाएगा 1 का मान कितना आ गया, 300। तो अब एक बात बताइए कि उसका टूटने से पहले प्राइस कितना था, तो टूटने से पहले उसका वजन था कितना सर, 15, और उसी का क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है प्राइस। तो कितना था, 15 का स्क्वायर 225, यानी कि जब टूटा नहीं था तो उसकी कीमत 225 यूनिट थी और 1 यूनिट का दाम 300। तो गुणा कर दीजिएगा अगर, तो 300 गुणे 225 कितना हो जाएगा, 67,500 रुपए पहले उसका दाम था। कितना, 67,500 रुपए। कुछ पूछ देगा कि टूटने के बाद दाम कितना था, क्या पूछ देगा, टूटने के बाद दाम कितना था, तो टूटने के बाद दाम हो गया था 83। तो 83 यूनिट, यानी 1 यूनिट का दाम 300, तो 83 यूनिट का यानी गुणे 83 कर दीजिएगा, ठीक है। तो इतना रुपया हो जाएगा टूटने के बाद का दाम। आ रही बात समझ में। तो देखिए, अगर ये प्रश्न आपको टफ क्यों लग रहा था, क्योंकि आपको ये वाला बात जो दिया हुआ है वो पता ही नहीं होगा, और ये पता नहीं होगा इसलिए आपको टफ लग रहा होगा। अदरवाइज ये प्रश्न बहुत आसान है, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 57 की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है, रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, यानी आय में वृद्धि हुई 25% की और व्यय में वृद्धि हुई 10% की, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब एक बात बताइए कि हमने मान लिया कि रमन की आय कितनी रही होगी, 100, कितना, 100%। कभी भी मैंने आपसे हमेशा कहा कि जब भी परसेंट मानना हो तो टोटल, और टोटल कितना होता है 100%। मैंने मान लिया उसकी आय 100% रही होगी, उसमें 25% की वृद्धि हुई, तो अब बढ़ करके पहले 100%, 25% बढ़ गया 125%। बात तो समझ में आ रही है, ठीक। इसके बाद क्या कहा कि अगली बार क्या कहा, तो आगे कहा है कि रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। कितना कर देता है, 80% व्यय कर देता है। तो 100 का 80% खत्म कर दिया तो कितना बचाया भाई, पहले वो बचाता था 20%। बात समझ में आ रही है ना। अब कह रहा है कि उसकी आय जब 25% बढ़ जाती है, उसकी आय जब 25% बढ़ जाती है तो उसका खर्च भी बढ़ जाता है। कितना, तो उसका खर्च बढ़ जाता है सर 10%। तो पहले खर्च कितना था, 80%, ठीक है। तो 80 का 10 बढ़ जाएगा, 80 का 10 बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो 80 का जब 10 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 80 का 10% कितना होता है, 8 होता है। यानी कि पहले खर्च 80 करता था तो अब 88 करेगा। कितना करेगा, 88 करेगा। यानी 80 का 110/100 भी कर सकते हैं आप, वो भी समझने के लिए, ठीक। तो यहां से आपको पता चलेगा कि सर जब 100 रुपए कमाता था, 80 रुपए खर्च करता था, 20 रुपए बचाता था। अब सर 125 रुपए कमा रहा है, 88 रुपए खर्च कर रहा है, 37 रुपए बच रहा है। साफ साफ एकदम, ठीक। तो बचत कितने का हो रहा है, तो बचत कितने का हो रहा है, तो पहले सर 20 रुपए बचा था, अभी 37 रुपए बच रहा है, ठीक। पहले बचत 20 रुपए की होती थी, अभी 37 रुपए की हो रही है। यानी कितने ज्यादा की हो रही है, तो सर जो ज्यादा की हो रही है वो कितने ज्यादा की हो रही है, तो 17 की हो रही है। किस पे, तो 20 पे, क्योंकि पहला बचत किसका है, पहला 20 का है। तो अपन 20 गुणे 100 इससे कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 85। क्या आंसर आ जाएगा, 85, ठीक है। तो उसने क्या पूछा था, जो पूछा था उसका आंसर 85 है, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 58 की तरफ, ठीक है। तो अगला प्रश्न 58 क्या है, यहाँ स्क्रीन पे आपके साथ प्रश्न का फिगर मैंने साझा किया दिया है कि PQRS एक आयत है तथा PTU एक त्रिभुज है, ठीक है। PQRS आपको एक आयत दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। PTU एक त्रिभुज दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। आगे क्या कहा कि यदि PQ बराबर 11 सेंटीमीटर, PQ बराबर कितना, 11 सेंटीमीटर, ठीक है, और PT तथा TU के मध्य मिलाने वाली रेखा L क्या है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि
ये रहा 11 सेंटीमीटर आयत है, तो सब बराबर होगा ना जी, बिल्कुल सर। ठीक, यहां से फिर वैल्यू रखा हमने और क्या कहा कि PU 5 है। ठीक, MN इसका मध्य बिंदु हो जाएगा, और यहां से ये जब आप टर्म लगाइएगा तो MN बराबर हो जाएगा हाफ PU। कौन? हाफ PU। PU कितना है? 5, तो हाफ कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2.5। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2.5। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 59 की तरफ। दिया है कि समांतर माध्य गुणे हरात्मक माध्य बराबर क्या होता है? समांतर माध्य गुणे हरात्मक माध्य बराबर क्या होता है? तो समांतर माध्य गुणे हरात्मक माध्य बराबर होता है, जैसे देखिए समांतर माध्य यानी AM अर्थमेटिक मीन को कहा जाता है समांतर माध्य, और फिर हरात्मक माध्य किसको कहा जाता है? HM यानी हार्मोनिक मीन को। जैसे AP कहते हैं ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसी तरीके से AM, ठीक है, उसका जो मीडियन जो मिड वैल्यू निकाला जाता है उसको AM कहते हैं। ठीक है, और HM, और इसी तरीके से ये किसके बराबर होता है? तो जो GM होता है ना, GP जो होता है उसी में GM निकलता है। जैसे AP में AM निकाला जाता है, HP में HM निकाला जाता है, उसी तरीके से GP में GM निकाला जाता है। तो AM इंटू HM बराबर होता है ज्योमेट्रिक मीन के होल स्क्वायर के। ठीक है, अब देखिए यहां से कि AM कैसे निकाला जाता है। तो जो भी दो पद, मान लीजिए मैंने यहां दिया 2 ही पद दिया होगा, तो A + B/2, क्योंकि मीन का मतलब ही होता है क्या? उसका एवरेज, तो एवरेज हो गया। उसी तरह से ज्योमेट्रिक मीन कैसा निकाला जाता है? 2 टर्म दिया हुआ हो तो √AB कर दिया जाता है। HM कैसे निकाला जाता है? तो HM निकाला जाता है कैसे? 2AB/AB कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? 2AB/AB कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे ये देखिए बनाया कैसे जाता है, अगर आपको बता दूं तो लिखा जाता है 2/1/A + 1/B, यहां से AB एलसीएम हो जाता है, इसको ऊपर ले जाएगा तो 2AB/A + B हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? अब देखिए यही मैंने क्या किया कि मैंने AM, GM और HM तीनों का वैल्यू दिखा दिया आपको, और वहीं से इसको कैलकुलेट करा दिया इस फॉर्मूले पे AM इंटू HM बराबर GM के होल स्क्वायर के। जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इधर √AB का स्क्वायर कीजिएगा, AB हो जाएगा, और इधर क्या कीजिएगा, ये किसके बराबर होता है? ये GM के स्क्वायर के, तो वहां से कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका AB। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 62 की तरफ। 62 से पहले 61 देख लीजिएगा, गलती से यहाँ पहले 62 मैंने बना दिया। ठीक है, 61 क्या है कि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर धारा के विपरीत और 44 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में 10 घंटा लेता है। ठीक, साथ ही वह 44 किलोमीटर धारा के विपरीत और 55 किलोमीटर धारा के साथ जाने में 13 घंटे का समय लेता है। तो पूछ रहा है कि धारा की चाल ही इसमें ये बोलना चाहता था कि नाव की चाल शांत जल में बताएं। ठीक है, तो अब यहां से देखिए क्या प्रश्न है। प्रश्न है कि सर जब वो 30 किलोमीटर धारा के विपरीत जाता है, तो एक बात बताइए कि धारा के विपरीत जाएगा तो आपका चाल बढ़ेगा कि घटेगा? आप हवा, जैसे आप साइकिल चलाते हैं और हवा अपोजिट चलती है, तो आपकी साइकिल तेज चलने लगती है या धीरे होती है? धीरे। इसका मतलब क्या कि आपका स्पीड और हवा का स्पीड एक दूसरे के उल्टा होता है, तो आपको रोकने का काम करता है, आपका स्पीड घटता है। इसीलिए क्या करते हैं, ऐसे प्रश्न में हम अपने स्पीड में हवा का स्पीड घटा देते हैं। जबकि यहीं पर अगर 2 ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आती जाती हैं तो दोनों की स्पीड जोड़ दी जाती है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन लगता है बहुत लोगों को, तो याद रखिएगा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां आपकी स्पीड कम होती हुई दिखाई देती है, और जहां स्पीड कम होगा वहां समय ज्यादा लगेगा, और जहां समय ज्यादा लगेगा इसका मतलब स्पीड कम है तो घटाना है। बात समझ में आ रही है ना? तो 30 किलोमीटर की दूरी तय करना है उसको। मैंने मान लिया कि जो हमारी नाव थी उसकी चाल x थी, जो धारा है उसकी चाल y है, तो जब विपरीत जाएगा तो दोनों घट जाएगा। ठीक, क्योंकि वो एक दूसरे को अपोज करते हैं, विरोध करते हैं एक दूसरे की गति का। जबकि साथ साथ जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 40 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है तो उसमें जुड़ जाएगा, और ऐसा होने में 10 घंटे का समय लगता है। फिर अगली बार कहा कि अगर वो धारा के विपरीत 40 किलोमीटर जाता है तो 40/x - y, धारा के साथ 55 किलोमीटर जाता है तो 55/x + y, तो 13 घंटे का समय लेता है। 13 लिख दिया मैंने। ठीक, यहां से जब इक्वेशन 1 और 2 को कैलकुलेट कीजिएगा तो x + y का वैल्यू आएगा 11 और x - y का वैल्यू आएगा 5। यहां से जब कैलकुलेट करेंगे तो y कट जाएगा, x 2x हो जाएगा, 2x बराबर 11 और 5 जोड़ेगा 16, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 8। अब x बराबर 8 हो जाएगा, x का वैल्यू यहां रख दीजिएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो आपको नाव की भी चाल पता होगी और धारा की भी चाल पता होगी, जो आपको समझना है दोनों समझ लीजिए। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 63 की तरफ। किसी भिन्न के अंश 2 अंकों का गुणज है।
ठीक है, क्या है, 2 अंकों का गुणज है। एक संख्या दूसरे से 2 बड़ी है, कितनी बड़ी है, दूसरे से 2 बड़ी है, ठीक है। बड़ी संख्या हर से 4 छोटी है, बड़ी संख्या क्या है, हर से 4 छोटी है, ठीक है। यदि हर 7 प्लस सी हो, अब देखिए यही सबसे बड़ा फायदा हमारे लिए क्या हुआ है कि क्या दिया कि यदि हर, अब देखिए अंश को हम न्यूमरेटर मानते हैं n से और हर को मानते हैं डिनोमिनेटर, इसलिए d से मैंने इस प्रश्न में दिखा दिया। कहा कि यदि हर 7 प्लस सी दिया हुआ है, कितना, 7 प्लस सी दिया हुआ है, और c का मान प्रश्न में फिक्स किया है कि c जो है वो बड़ा है -7 से हर स्थिति में, ठीक है, यानी कि हर 0 नहीं हो सकता, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक। तो कह रहा है कि भिन्न का न्यूनतम मान क्या होगा, यही बात का हमने डिनोमिनेटर दिया इसलिए पहले वही किया, d बराबर लिख लिया 7 प्लस सी, चुपचाप एकदम आराम से। अब बड़ी संख्या निकालना है, तो क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या जो है वो हर से 4 छोटी है, तो हर कितना है, 7 प्लस सी, तो उससे 4 छोटी है, मैंने यानी कि 4 घटा दिया तो है c प्लस 3, ठीक है। उसी तरीके से कह रहा है छोटी संख्या जो है वो बड़ी संख्या से 2 छोटी है। बड़ी संख्या कितनी आई थी, ये वाली बड़ी संख्या आई थी, ये वाली c प्लस 3, उससे 2 छोटी है, तो c प्लस 3 माइनस 2 कितना आ गया, c प्लस 1, यानी छोटी संख्या कितना आ गया, c प्लस 1। अब देखिए हमसे प्रश्न ने क्या पूछा कि वो नोमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक, तो नोमरेटर की जगह पे हमने क्या लिखा, जो आएगा वो लिख दिया, नोमरेटर की जगह पे क्या आया, तो आया c प्लस 3 और c प्लस 1, क्यों, क्योंकि हमसे प्रश्न में कहा है कि 2 अंकों का गुणज है, क्या कहा, 2 अंकों का गुणज है, ठीक है, एक बड़ा अंक है, एक छोटा अंक है, तो हमने दोनों अंक निकाल दिया और उसी का दोनों का गुणज लिख दिया ऊपर में। फिर कहा कि हर तो दिया हुआ है, कितना, जो हर दिया हुआ है यानी डिनोमिनेटर वो दिया हुआ है c प्लस 7, उसको लिख दिया, ठीक। प्रश्न में हमसे कह दिया गया है कि c का मान आपको हमेशा लेना है कितना, -7 से ज्यादा, कितना, -7 से ज्यादा, ठीक है। तो मैं ट्राई करता हूं c का मान रखने का। मैंने एक बार क्या किया कि c बराबर -3 रख के देखा, तो जैसे ही -3 रखा ना, दिक्कत क्या हुआ कि -3 रखने पे देखिए हुआ ये कि यहाँ पे c प्लस 3 दिया हुआ, जैसे कि ये टोटल को 0 लेके बैठ गया, कहानी खत्म कर दिया, ठीक। इसलिए हम c का मान -3 नहीं लिए। तो फिर एक बार ट्राई किए, अच्छा चलते हैं c का मान -2 लेके देखते हैं, तो -2 लेके देखें तो कहीं ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ, c -2 प्लस 3 यानी ये 1 आ गया, ऊपर यहां भी करे तो यहां -1 आ गया, तो -1 और नीचे करे तो 5 आ गया, यानी इसका सबसे छोटा भिन्न हमको क्या मिला, -1/5 मिला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 64 नहीं, सॉरी क्या छोड़ा था मैंने यहाँ पे, एक प्रश्न छोड़ा था 62, तो अगले प्रश्न संख्या 62 को देख लेते हैं, ठीक। 62 क्या था कि 62 प्रश्न था हमारा कि 90 मीटर की ऊंचाई से एक वस्तु को छोड़ी जाती है, 90 मीटर की ऊंचाई से एक वस्तु को छोड़ी जाती है, कितने समय बाद वो वस्तु जमीन पे गिर जाएगी, कितने समय बाद वस्तु जमीन पर गिर जाएगी। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 4.29 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3.29 सेकेंड या 3 सेकेंड। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि ऊपर से कोई वस्तु अगर आप छोड़ते हैं तो वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से नीचे आएगा, ठीक है, और क्योंकि वो अर्थ ग्रेविटी जो होता है वो, लेकिन होता क्या है कि हर सेकेंड बाद उतना स्पीड उसका बढ़ता है, यानी ओवरऑल उसको मान लीजिए 10, मान लीजिए मेरी भाषा में, ठीक है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर आ रहा है तो 1 सेकंड में 10 मीटर तय करेगा, लेकिन अगले सेकंड में वो सिर्फ 10 ही मीटर नहीं तय करता है, कितना करेगा, तो 2 सेकंड हो गया, यानी 10 दूना 20, यानी 2 ही सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितना तय कर लेगा, 30 कर लेगा। पहले सेकंड में 10, दूसरे से अगले वाले सेकंड में 20, अगले वाले सेकंड में 40, ऐसे स्पीड बढ़ता है। इसीलिए यही वजह है कि अगर हम छत से गिरते हैं ना बहुत तेज चोट लगता है, ठीक, जितना ज्यादा ऊंचाई से गिरेगा उतना ज्यादा चोट लगेगा। कारण क्या है कि आपकी स्पीड उतनी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को अगर देखा जाए तो पहले सेकंड में मैंने मान लिया 10, फिर दूसरे सेकंड में 20, तो 10 और 20 कितना हो गया 30, तीसरे सेकंड में 30, यानी 30 कितना हो गया 60, यानी 3 सेकंड में 60 चलाया। चौथे सेकंड में अगर देखें तो 40 बढ़ना चाहिए था, तो 40 बढ़ेगा तो 100 हो जाएगा, और 100 से कम ही यानी 90 ही है, यानी कि जो मेरा आंसर रहेगा वो 3 से थोड़ा ज्यादा और 4 से थोड़ा कम रहेगा, ठीक। तो ओवरऑल मैंने इसका आंसर 3.29 किया है, ठीक। आप इस तरीके से कर लीजिए ना, आपको इतना क्या दिक्कत है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 64 की तरफ, ठीक है। प्रश्न संख्या 64 क्या है कि कोई दुकानदार अपनी
विज्ञापित कीमत पर 20% की छूट देता है ताकि उसके परिव्यय पे उसे 25% का लाभ हो। क्या हो? 25% का लाभ हो। वह विज्ञापित कीमत बताइए जिस पर उसे 6,000 रुपए का लाभ होता है। ठीक है, हमने आपसे पहले भी कहा है कि जब भी आप कोई भी इस तरह का प्रश्न बताएं जिसमें क्रैमुल की बात है तो तुरंत क्रैमुल को 100 मान लीजिए। ठीक, चाहे वो परसेंट मानिए या कुछ भी, लेकिन 100 मानिए। ठीक है, फायदा होगा इससे। अब देखिए कह रहा है कि अंकित मूल्य का 80% करने पर भी 25% का लाभ होता है। तो अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो दाम होता है वो विक्रय मूल्य होता है, रट लीजिए। ठीक है, तो आपने अंकित मूल्य पर 20% का छूट दिया, यानी 80% उससे दाम लिए होंगे और ये हो जाएगा 125 के बराबर। यानी अंकित मूल्य आपका हो गया 625/4। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या कि आपको लाभ कितने का होता है? 25 का। कितने का? 25 का। क्यों? क्योंकि क्रयमूल्य आपका था 100 साहेब। ठीक है, और विक्रयमूल्य आपको प्राप्त हुए यहां से 125, यानी लाभ आपको हुआ होगा 25 का। कितने का? 25 का। ये बात तो समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो अब एक बात आप मुझे यहां से बताएंगे कि 25 बराबर 600 यूनिट। 25 कितने के बराबर? 600 यूनिट। एक तो 600/25। ठीक, तो हमें निकालना है कितना का? कितना का? कितना का बताइए? 625/4। तो जैसे ही 625/4 हुआ तो 600/25 गुणे 625/4 कीजिएगा तो आपका आंसर यहां से कितना आ जाएगा? यहां से क्या करेंगे? 25 से इसको कटाएंगे, फिर ये वाला कटेगा, टोटल आ जाएगा 37,500 रुपए। एक तरीका ये हो गया आपको ये बेसिक से जाने का। दूसरा, अगर आप फॉर्मूले के बादशाह हैं तो आप याद कर लीजिए फॉर्मूला, हमसे तो भाई याद नहीं होता है। ठीक, क्या फॉर्मूला होता है कि मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, अगर ये बात आपको याद होता है तो अच्छी बात है, याद कर लीजिए। ठीक है, और इस पे भी अगर आप अपना एसपी, एमपी और डिस्काउंट रख दे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीका आपके पास है, जैसे आपको सही लगे वैसे बना लीजिए। प्रश्न संख्या 65 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कि इफ 2y cos थीटा बराबर 1 sin थीटा हो और 2x sec थीटा माइनस y cosec थीटा बराबर 3 हो तो x² + 4y² का मान कितना होगा? देखिए, आपको जैसे मैं कहता हूं कि अलजेब्रा में वैल्यू रखिए, उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू रखिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस हो, साइन या कॉस हो, तो सबसे पहला वैल्यू प्रीफर कीजिए क्या? 0 डिग्री या 90 डिग्री। लेकिन अगर आपको मिल रहा हो tan, कॉसेक, सेक, कॉसेक, सेक, तो उस स्थिति में एक ही वैल्यू ट्राई कीजिए पहले, और वो होता है 45 डिग्री का। अगर 45 डिग्री ट्राई करिएगा तो बहुत फायदे में रहेगा। अगर 45 डिग्री टैली कर गया या नीचे में 0 दे रहा है तो 45 नहीं रखना है। कोई भी वैल्यू अगर डिनोमिनेटर 0 करता हो, यानी हर को 0 करता हो, तो वो वैल्यू नहीं रखना है। बाकी वो वैल्यू आप आराम से रख सकते हैं। ठीक है, चाहे वो ऊपर 0 कर दे तो भी। तो अब यहां से एक बात बताइएगा आप हमें कि cos थीटा क्या दिया था आपके प्रश्न में? 2y cos थीटा, यही था ना? 2y cos थीटा बराबर क्या था भाई? x sin थीटा। तो sin 45 और cos 45 का वैल्यू बराबर होता है, तो दोनों कट गया, तो 2y बराबर हो गया x के। यही बात मैंने यहां पे डायरेक्ट लिख दिया कि x बराबर 2y, इक्वेशन 1। अब उसी तरीके से इक्वेशन 2 में पहुंचिए। क्या दिया था? 2x sec थीटा माइनस y cosec थीटा। ठीक है, तो 2x sec थीटा यानी sec 45 का वैल्यू होता है √2, रख दिया मैंने। cosec 45 का वैल्यू होता है √2, वो भी रख दिया। बराबर 3 दिया, इक्वेशन 2 कर दिया इसको। अब यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो यहां से √2 को कॉमन ले लीजिएगा, ये तो 3 के बट्टे में आ जाएगा √2। ठीक है, तो 2y माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 3/√2। इतना बात समझ में आ गया। अब एक बात बताइए कि x बराबर किसके है? 2y के। तो जहां 2y दिया वहां x रख दीजिए, या फिर अगर जहां x दिया वहां 2y रख दीजिए। दोनों में से एक काम तो करना पड़ेगा, वही मैंने किया। 2x की जगह पे क्या किया? 2x की जगह पे 2 को तो 2 रहने दिया, लेकिन x की जगह पे 2y, तो यहां मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया? 4y। 4y में से y घटाएंगे, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3y। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल करा दिए, यहां से y बराबर कितना है? हाफ। y बराबर कितना है? हाफ। ये वैल्यू अगर आप पुट कर दीजिएगा कहां पे? x वाले में, ये वैल्यू जो y है अगर इसको पुट कर दीजिएगा 1/√2 को, तो क्या हो जाएगा? x बराबर 2y दिया था ना, तो 2 इंटू वाई, वाई की जगह पे हाफ यानी 1/√2 से गुणा कर दीजिए, कटेगा, आ जाएगा √2। तो x बराबर वैल्यू आ गया कितना? √2। y बराबर कितना गया? 1/√2।
एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर आपसे पूछा था, तो एक्स स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर 2 और 4 का 4 और y स्क्वायर यानी 1/√2 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ से ये 2 बार में कटेगा और यहाँ से आपका पूरा आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, और बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 66 की तरफ। प्रश्न संख्या 66 में क्या पूछा है कि ABC एक त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा? समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि AB बराबर AC और बराबर कितना दिया हुआ है 12√5 सेंटीमीटर और BC का वैल्यू दिया हुआ है कितना भाई? तो 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? यही पूछा है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब देखिए त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है ऐसे में, क्यों? क्योंकि इसमें ये बात तो प्रश्न ने कह ही दिया है कि वो त्रिभुज इसी के अंतर्गत बना है। ठीक है, इसी के अंतर्गत बना है। तो इस स्थिति में त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है कि तीनों भुजा ABC बटा 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल, 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा निकलेगा, यही प्रॉब्लम है। तो हमने आपको बताया ना कि कुछ भी नहीं दिमाग में आया तो हीरोन फॉर्मूला याद आएगा। ठीक है, हीरोन फॉर्मूले में पेरीमीटर निकालना है, तो तीनों भुजाओं का योग बटे 2 कर देंगे तो अर्ध परिमाप मिल जाएगा। वही अर्ध परिमाप निकालना होता है। अर्ध परिमाप निकाल लिए, इसके बाद लगाइए हीरोन फॉर्मूला। क्या होता है? √S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, और इसी पे पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 67 की तरफ। प्रश्न संख्या 67 है कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर 3 दिया हो, तो x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 का मान कितना होगा? यही दिया। अब एक बात आप बताइए कि आपसे पूछा x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 और दिया क्या है? x माइनस 1/x बराबर कह सकते हैं √3 दिया है, यही कह सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब एक बात आप बताएंगे, यहां से दो कॉन्सेप्ट यहां से खुलता है। मैं आपको एक तरीका बताता हूं, दूसरा तरीका भी बताऊंगा। ठीक, अब यहां से एक बात क्या खुलता है कि हमको इसी के सहारे हमको पहुंचना पड़ेगा पावर 6 तक। पावर 6 का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा हमने, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़े हैं तो अभी देखते हैं क्या करेंगे। पहले हम इसका स्क्वायर निकालते हैं। तो स्क्वायर निकालने का तरीका क्या बताएं आपको? क्या कि यहां पे जो वैल्यू दिया रहेगा, क्या दिया? 3, तो 3 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर कीजिए, क्या बताए थे? कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 9, यही बताए थे ना। लेकिन वो क्या बताए थे कि 9, जैसे x माइनस 1/x बराबर कितना आ जा रहा है? √3, यही दिया। और आपसे पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यही पूछ रहा है ना। कितना दिया हुआ है? x माइनस 1/x √3। हमने कहा था कि जब भी ऐसा दिया हो तो आप इसका स्क्वायर कीजिए। इसका स्क्वायर कीजिएगा √3 का, तो कितना हो जाएगा? 3 लिख दिया आपने। अब बोले थे कि अगर यहां माइनस हो तो इधर +2 कर देना, और अगर यहां माइनस नहीं प्लस हो तो यहां -2 कर देना। यहां पे क्या था प्रश्न में? माइनस, इसलिए यहां क्या कर देंगे? प्लस। तो कितना हो जाएगा? 5, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? 5। आ रही बात समझ में? अब इसके बाद क्या करें? हमको पावर 6 तक पहुंचना है, तो एक तो x स्क्वायर पहुंच गया। अब इसका एक बार और स्क्वायर कीजिए तो मिल जाएगा x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4। फिर वही काम करना है, हम x स्क्वायर ना मान के इसको मान लेते हैं कि a है, b है, कुछ भी। तो x स्क्वायर हम इसको मान लीजिए y मान लेते हैं, टोटल को x स्क्वायर को। तो y प्लस 1/y बराबर कितना है भाई? 5 है। तो हमने क्या बताया था कि इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करो, कितना आएगा? 25। यहाँ क्या दिया? प्लस दिया है तो इधर होगा माइनस, माइनस होगा तो कितना? 2, तो कितना आ गया? 23। ठीक है, तो यहां से मिल गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का 5 और x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मिल गया 23। अब इन दोनों को गुणा कर दीजिए। तो देखिए गुणा करने में क्या होगा, आपको पता है ना कि जैसे 5 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 अगर दिया हो तो ये नीचे वाला अगर सेम रहता है तो गुणा में घात क्या होता है? जुड़ जाता है। क्या होता है? जुड़ जाता है। तो ये नहीं कि 3 गुना 6 कर देना, 3 और 2 जोड़ के 5 लिखना होता है। वही काम अगर हम यहाँ करते हैं कि x के पावर 4 और x स्क्वायर से गुणा कराइएगा तो हो जाएगा x के पावर 6। ठीक, फिर अब क्या कीजिएगा? इसी को इससे गुणा कराइएगा तो ऊपर में x के पावर 4, नीचे में x स्क्वायर, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 2, यानी x का स्क्वायर केवल बचेगा। ठीक है, यहां से लिख दिए। फिर इससे क्या हुआ? इसको जब कराइएगा तो वही कराएगा, क्या कि नीचे x स्क्वायर बच जाएगा। फिर लेकिन इसको इसके साथ जब गुणा कराइएगा तो क्या होगा? ऊपर में। ठीक, अब यहां से इतनी बात तो समझ में आ रही है। तो यहां से मिल गया x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6, और ये वाला हमको पहले से पता है, हम निकाल के बैठे हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा? 5 होगा। तो टोटल अब देखिए इधर भी गुणा कराएंगे तो 5 से 23 से 115 घटा दिए तो वही आंसर आ गया। कितना हमारा? कितना आ गया आंसर? कितना आया? तो आंसर आया 110। किसका? x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 का। ठीक है,
प्रश्न संख्या 68 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 68 दिया हुआ है कि 0 डिग्री से बड़ा है थीटा हमारा और 90 डिग्री से छोटा है थीटा हमारा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। ये देखिए अगर 1 देता तो उसका 0 से लेकर 90 तक देखते तो 0 से लेकर 1 तक बढ़ के लाया ली जाता है, लेकिन अगर ऐसा क्या दिया उसने तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, 1 से अधिक उसका मान हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 69 की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि वार्षिक रूप से संयोजित सियाई किसी वार्षिक दर पर कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं के 16 गुने बराबर हो जाएगी। तो वो धनराशि कौन सी है जो 16 गुने बराबर हो जाएगी, या फिर वो किस दर पे धनराशि इतने गुने हो जाएगी। ठीक, तो हमसे पूछा इसमें कि कितने दर पे, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा। अब एक बात बताइए कि आपको मैं 10 रुपया दे रहा हूं, ठीक है, और वो कुछ समय बाद 10 गुना हो जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मिश्रधन है। क्या है, मिश्रधन है। और मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, P × 1 + R/100 के पावर T। ठीक, कितने समय में हो रही है, तो प्रश्न ने कहा कि 4 साल में हो जा रही है। क्या इसने कहा, क्या कहा है, तो प्रश्न ने कहा कि 16 गुना हो जा रही है, यानी कि अगर 1 रुपया दिए थे तो 16 गुना हो गया, यानी उसमें वृद्धि कितने की हुई है, समझ पा रहे हैं आप। 1 रुपया दिए थे 16 हो गया, इसका मतलब 15 का वृद्धि हुआ है। तो 15 हमारा वो ब्याज कहलाएगा, लेकिन 16 हमारा मिश्रधन कहलाएगा, और 1 क्या कहलाएगा, मूलधन। हमने मिश्रधन का फॉर्मूला लिखा है इसलिए डायरेक्ट 16 लिख रहे हैं। ठीक, 1 + R/100 का पावर 4। अब यहां से एक बात बताइए कि अगर इधर पावर 4 है, इधर पावर 4 है, वो इधर आएगा तो क्या होगा, 1/4। तो 16 के पावर, अगर कोई आपसे कहे 1/4 कितना होगा, तो ये बात समझ रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जैसे आप वर्गमूल निकाल देते इधर 2 लिख के, वैसे यहाँ 4 लिख के कीजिएगा तो कितना। और हमने आपको बताया कि रूट जो यहाँ दिया और इसके अंदर ही 3 लिखा हो तो अंदर 3 वैसी संख्या हो तो 1 बाहर निकलता है। अगर 4 लिखा हो तो 4 वैसी संख्या हो तो 1 बाहर निकलेगा। तो 2 × 2 × 2 × 2 4 बार कीजिएगा तो 16 आता है, यानी इसके अंदर से सिर्फ 2 बाहर निकल पाएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए कि 1 बराबर है 100% के, तो 2 बराबर हो जाएगा 200% के, यानी उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने % का था भैया, तो 200% का। ठीक है, और एक तरीका ये भी आपको बता देते हैं सेकंड मेथड से। क्या करना है कि जब भी वैसा समय दिया हो तो डायरेक्ट जितने समय में होता हो और जितना इंटरेस्ट दिया हो उसको उसका पावर चढ़ा लीजिए। ठीक है, और 1/, करके पावर चढ़ाइए और डायरेक्ट निकालिए, जितना आएगा उसमें 100 से गुणा कीजिए। ठीक है, तो वो उतना % हो जाएगा वृद्धि डायरेक्ट की, और फिर यहां से जो आपका ओरिजिनल होता है उसको घटाइए, यहां से आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहां से तो डायरेक्ट आपको यही निकालना था 200%। ठीक है, क्लियर है। यहां पे आप इसको 100 कर लेंगे, ठीक ना, क्योंकि यहां से अब इसको इधर ले जाकर गुणा कीजिएगा तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1, तो यहां से 100% ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न संख्या 70 में क्या दिया था, और ये आखिरी प्रश्न है, क्या, बहुलक निकालना था। बहुलक का मतलब क्या होता है, जो बहुत बार है वही बहुलक है। ठीक है, तो बहुलक 2 तरीके से निकलता है, एक कि ऐसा संख्या दिया हो तो जो बहुत बार है वही बहुलक है, गिन लीजिए कौन सबसे ज्यादा बार है, 1 है, 1 आंसर। एक तो ये होता है। दूसरा क्या होता है कि बहुलक निकालने का दिया होता है और माध्य और माध्यिका दिया होता है, तो उसका फॉर्मूला मैं आपको बताया हूं, आप मुझे कमेंट करके वो फॉर्मूला बताएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सॉल्यूशन में, तब तक ले जय हिंद, बाय बाय।